ओके नाउ सी हियर, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, इक्वलाइजेशन लेवी। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है अपने डायरेक्ट टैक्स में कुछ टॉपिक्स को बोलते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले टॉपिक्स, तो ये उनमें से इंटरनेशनल टैक्सेशन के टॉपिक्स में से इसकी गिनती होती है। ओके, तो सी ये टॉपिक का नाम इक्वलाइजेशन लेवी क्यों रखा, ये सब थोड़ी देर के बाद समझेगा। लुक हियर, मेरा प्लान क्या मालूम है, पहले कुछ एग्जाम्पल के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, थोड़ा जनरल डिस्कशन होगा, एंड थोड़ा जनरल डिस्कशन करते करते यू विल स्लोली रियलाइज कि इक्वलाइजेशन लेवी नाम की चीज़ भारत में क्यों आई। ओके, तो सी पहले मैं कुछ जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, सी ईयर, और ये तुमको पता भी है। ये देखो, टेल मी, अगर कोई चाइना की कंपनी इंडिया में माल बेचती है तो उसको इंडिया में टैक्स आएगा। मैंने सेक्शन 9 पढ़ा है तो याद करो सेक्शन 9। टेल मी, चाइना की कोई कंपनी अगर इंडिया में गुड्स बेचती है तो एक बार सुन के क्या लगता है, हाँ इंडिया में गुड्स बेचा है तो इंडिया से इनकम आई है तो इंडिया में तो टैक्स लगेगा ही। ऐसा नहीं होता ना यार। मैंने सेक्शन 9 में क्या पढ़ाया था, बिजनेस इनकम को इंडिया में टैक्स देने के लिए रूल क्या है, नॉन रेसिडेंट का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, कोई फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। खाली वो चाइना की कंपनी इंडिया में माल क्या बेच दी, हम लोग उसको टैक्स नहीं मार सकते, क्योंकि गुड्स बेचना मतलब पीजीबीपी है। और पीजीबीपी के हेड के लिए मैंने सेक्शन 9 में क्या पढ़ा था याद करो, ओनली इफ दे हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया तो ही उनको टैक्स मार सकते हैं। और अगर इस चाइना की कंपनी का इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो जस्ट फॉर बेचिंग द गुड्स टू इंडिया वी कैन नॉट टैक्स देम। वो बोलते हैं ना, जस्ट फॉर बेचिंग द गुड्स टू इंडिया इनकम कैन नॉट बी सेट टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ओनली इफ दे हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया तो ही इंडिया वाले टैक्स मारते हैं। और पता है ऐसा रूल क्यों बनाया, कि अगर उन लोग का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो ही टैक्स मारेंगे। क्योंकि अगर ऐसे ही चाइना की कंपनी इंडिया में गुड्स बेचने लगी, उसको हम लोग टैक्सेबल करने लगे ना, तो दो कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड हैम्पर हो जाएगा। इमेजिन, चाइना की कंपनी वाला बन के सोचो, अगर उनको इंडिया वाले टैक्स मारने लगे तो चाइना की कंपनी क्या बोलेगी, हमको नहीं बेचना इंडिया में गुड्स। क्योंकि आधी बार तो चाइना वालों को गरज नहीं गुड्स बेचने की, इंडियंस को गरज है। हमने ऑर्डर प्लेस किया था कि हमको चाइना से कुछ रॉ मटेरियल चाहिए या फिर कोई इंपोर्टेंट मशीन्स चाहिए, अपनी गरज में हमने ऑर्डर प्लेस किया था, तो उन लोग ने गुड्स बेच दिया। अब उन लोग ने गुड्स क्या बेच दिया, उसमें इंडिया वाले टैक्स मारने लगे, तो वो लोग तो गुड्स ही नहीं बेचेंगे। इसलिए क्या होता है, अगर ऐसे डायरेक्टली टैक्स मारने लगे तो दो कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड हैम्पर हो जाएगा। इसलिए सी, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड एक रूल है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री वाले को कब टैक्स मारेगा, अगर तुम वहां पर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट लेके बैठोगे। इन हिंदी लोकल लैंग्वेज है क्या बोल सकते हैं, अगर वो चाइना की कंपनी इंडिया में अड्डा जमा के बैठ गई, अड्डा जमा के बैठ गई मतलब जम के बैठ गई, एक दुकान खोल के, एक ऑफिस खोल के, ब्रांच खोल के, तो उसको नहीं छोड़ेंगे। फिर तो इंडिया वाले बोल सकते तूने इंडिया में ऑफिस ही ले ली, इंडिया में शॉप खोल दी, फिर तो इंडिया में तू जम गई है, फिर तेरे को टैक्स मारेंगे। तो सी ये सब बातें मैंने पहले की है, लेकिन ये रिपीट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इसी के ऊपर ये चैप्टर क्रिएट हुआ है, इक्वलाइजेशन लेवी। ओके, तो सी, तो इतना तो पक्का है कि ये देखो ये क्रॉस किया मतलब हम लोग उसको टैक्स नहीं मार सकते, बिकॉज दे डोंट हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। और सी ये खाली इंडिया में नहीं, फॉरेन में भी रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंगापुर में गुड्स बेच रहा हूँ, तो मेरे खाली गुड्स बेचने से सिंगापुर वाले मेरे को टैक्स नहीं मारेंगे, लेकिन सिंगापुर में अगर मैं अड्डा जमा के बैठ गया, उधर मैं कोचिंग सेंटर खोल के बैठ गया, उधर एक फिजिकल प्लेस ले लिया, तो वो लोग टैक्स मारेंगे। लेकिन यहाँ से मैं खाली ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह दे रहा हूँ, ऐसे सर्विसेज दे रहा हूँ मेरे सिंगापुर के बच्चों को, तो मेरे को वो लोग टैक्स नहीं मार सकते। हाँ, अगर उधर एक सेंटर खोल दिया, फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो ही मेरे को वो लोग टैक्स मारेंगे। ओके, ये देखो इधर एक और ड्राइंग की है मैंने, लुक, अगर ऐसा हुआ तो, कि अगर वही चाइना की कंपनी वालों का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, एंड देन इफ दे आर सेलिंग गुड्स इन इंडिया, तो उसके ऊपर टैक्स आएगा। अब पता है इस रूल के कारण है ना, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत तकलीफ हो गई थी,
क्योंकि सी ये रूल है ना, जब तक इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस चालू नहीं हुआ था ना, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब से ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा पॉपुलर हो गया ना, तो ये रूल के कारण इंडियन गवर्नमेंट को तकलीफ होने लगी। सोचो क्या तकलीफ होने लगी। सेंटेंस सुना मेरा, जब से ऑनलाइन बिजनेस इतना पॉपुलर हुआ है, ओके, तब से क्या ये रूल, कौन सा रूल, कि इंडिया में आपका पी हुआ तो ही टैक्स मारेंगे, वरना टैक्स नहीं मारेंगे, ये रूल से भारत सरकार को दिक्कत होने लगी। क्यों पता है? क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में यू डोंट नीड अ फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस। सी जब तक बिजनेस ट्रेडिशनली होता था ना, ट्रेडिशनली मतलब फैक्ट्री खोलो, फिजिकल जगह, दुकान खोलो, शॉप खोलो, गोडाउन वगैरह, ब्रांचेस खोलो, जब तक फिजिकल बिजनेस हो रहा तब तक दिक्कत नहीं आती थी, तब तक ये रूल एकदम मस्त सेट हो गया था। लेकिन अभी ऑनलाइन बिजनेस में तो क्या है, अगर बिजनेस करना है किसी भी कंट्री में तो मुझे उधर अड्डा जमा के बैठने की जरूरत थोड़ी है। आज बताओ, ये चाइना की कंपनी को टोटली ऑनलाइन धंधा करना है तो इन लोग को इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस की जरूरत ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल, गूगल पूरे वर्ल्ड में धंधा कर रही है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में अपनी ऑफिस शॉप्स खोल के थोड़ी बैठे। तो ऑनलाइन धंधे का मॉडल ही ऐसा है कि यू डोंट रिक्वायर अ फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये तो तुम लोग अपने कोचिंग लाइन में भी समझते हो कि अभी मुझे ऐसा थोड़ी कि मुझे अगर हैदराबाद में लेक्चर लेना है, बैंगलोर में लेक्चर लेना है, तो मुझे सेंटर डालना पड़ेगा। मैं तो घर बैठे लेक्चर प्रोवाइड कर सकता हूँ, बिकॉज यू डोंट नीड फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो उस कारण से क्या होता है उनमें, कितनी ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनी इंडिया में टैक्स से बच गए। क्यों? क्योंकि इंडिया वाले टैक्स तो तभी मारेंगे जब उनका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो, लेकिन ऑनलाइन धंधे में तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो उन लोग इंडिया में कितना भी कमा रहे हैं ना, वी आर नॉट एबल टू टैक्स देम। ये गवर्नमेंट ने कब नोटिस किया उनमें? सुनो, 2014-15 में गवर्नमेंट ने एक स्टैटिस्टिक्स निकाला था कि गूगल ने इंडिया से 4000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। गूगल ने इंडिया से 4000 करोड़, मतलब समझता है, 4000 फिर करोड़ से उतनी रेवेन्यू जनरेट की थी एक साल में गूगल ने। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उसको टैक्स नहीं मार पाई। क्यों? क्योंकि गूगल एक नॉन रेसिडेंट है। अगर उसको इंडिया वाले टैक्स मारना चाहे तो उन लोग का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, लेकिन उन लोग का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है ही नहीं और ना उनको जरूरत है, क्योंकि उनका मॉडल ही अलग है। उनका बिजनेस करने का मॉडल ही ऐसा है दैट दे डोंट रिक्वायर अ फिजिकल place of business in India. So without even having a place of business in India, they are able to generate 4000 crores. तो ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए शॉकिंग चीज थी। ये 4000 करोड़ का डेटा किस साल का है? 14-15 का। तब इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, और उन दिनों में क्या ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला यार ये तो तकलीफ हो गई, अब गूगल जैसों को हम टैक्स नहीं मार पा रहे तो वी आर लूजिंग अ बिग रेवेन्यू। तो टेल मी, उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट के माइंड में पहले क्या आना चाहिए था? जैसे तुम लोग को अगर ये शॉकिंग चीज लगी यार गूगल को हम टैक्स नहीं मार पाए, तो ऐसे में इमीडिएटली क्या माइंड में आना चाहिए? क्यों नहीं टैक्स मार पाए? बिकॉज दे डोंट हैव अ फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस। और रूल क्या बोलते हैं? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो ही टैक्स मारेंगे। तो ऐसे में इमीडिएटली एक नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा? ये परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की कंडीशन ही हटा दो ना, क्योंकि वो कंडीशन है इसलिए हम लोग गूगल वालों को टैक्स नहीं मार पाए ना। तो इमीडिएटली नॉर्मल इंसान तो यही सोचेगा ना कि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की कंडीशन रखना ही नहीं चाहिए, मत रखो ना। सी अगर वो चीज हटा दी ना, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की कंडीशन, तो गूगल से तो हम लोग बदला ले पाएंगे, उसको तो टैक्स मार पाएंगे। लेकिन जो बेचारे ट्रेडिशनल मॉडल में धंधा कर रहे, ट्रेडिशनल मॉडल का मतलब जो फिजिकली फैक्ट्री शॉप मतलब फिजिकल मोड से बिजनेस कर रहे, वो लोग बेचारे तकलीफ में आ जाएंगे। तकलीफ क्या आएगी? वो लोग इंडिया में गुड्स क्या बेच देंगे, उनको टैक्स मार देंगे, तो फिर उन लोग गुड्स बेचना बंद कर देंगे। वो मैंने बताया था, फ्री ट्रेड हैम्पर हो जाएगा। तो सी अगर डायरेक्टली टैक्स मारने लगे ना, तो गूगल से तो हम लोग बदला ले पाएंगे, चल इतना तूने इंडिया से कमाया टैक्स भर। लेकिन हर इंसान थोड़ी गूगल जैसा बिजनेस कर रहा है। आज की तारीख में कितने लोगों का अभी भी ट्रेडिशनल मॉडल चल रहा है, और ट्रेडिशनल मॉडल वालों को टैक्स मार दिया ना,
without having a permanent establishment, so they will stop selling goods to India. एंड वाइस वर्सा हम लोग भी वही करेंगे. हम लोग भी जो सिंगापुर, हांगकांग, दुबई वगैरह में गुड्स बेच रहे, हम लोग भी नहीं बेचेंगे क्योंकि वो लोग हमको टैक्स मार देंगे. तो फ्री ट्रेड हैम्पर हो जाएगा. तब पता है गवर्नमेंट एक आइडिया निकाली, एक काम करते, इनकम टैक्स लॉ को अमेंड नहीं करते. अरे टेंशन क्या चल रही थी, गूगल को हम टैक्स नहीं मार पाए, ये मैटर बहुत सीरियस हो गया था. तब इन लोग ने क्या सोचा, चलो इनकम टैक्स लॉ को छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ को छेड़ा ना, मतलब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की कंडीशन को हटा दिया ना, तो बहुत बड़ा रिस्क है. तो इन लोग ने इनकम टैक्स लॉ को नहीं छेड़ा, एक नया टाइप का टैक्स चालू कर दिया. एक टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स चालू किया जिसका नाम रखा इक्वलाइजेशन लेवी. ओके, अब ये नाम ऐसा क्यों रखा बताऊंगा, लेकिन गवर्नमेंट ने गूगल जैसी कंपनियों को टैक्स मारने के लिए इनकम टैक्स लॉ को अमेंड नहीं किया. इनकम टैक्स लॉ तो आज भी वही चीज बोलता है क्या, कि अगर आप इंडिया में अड्डा जमाओगे, मतलब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो ही टैक्स मारेंगे, वरना नहीं मारेंगे. तो इनकम टैक्स के चंगुल से तो अभी भी गूगल बचा हुआ है, लेकिन उसको टैक्स मारने के लिए एक अलग चीज चालू कर दी. क्या नाम से, इक्वलाइजेशन लेवी. अब इक्वलाइजेशन लेवी जब से आ गया ना, अब गूगल बचा हुआ नहीं है. अब वो इंडिया से जितना भी कमा रहा है ना, उस पर टैक्स आएगा. और एक अलग ही टैक्स क्यों निकाला मालूम है, क्योंकि इनकम टैक्स को गवर्नमेंट अमेंड करना नहीं चाहती थी. उधर गवर्नमेंट आज भी वही चीज रखना चाह रही है कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के बेसिस पे टैक्स मारेंगे, वरना टैक्स नहीं मारेंगे. ओके, और पता है ये इक्वलाइजेशन लेवी नाम क्यों रखा होगा, सोचो. इक्वलाइज करने के लिए. इक्वलाइज करने के लिए मतलब जो ट्रेडिशनल मॉडल से धंधा करता है, जो ट्रेडिशनल मॉडल से, इमेजिन करो जैसे गूगल ने 4,000 करोड़ कमाया था ना, वैसा ट्रेडिशनल मॉडल से कोई धंधा करता तो इंडिया में से 4,000 करोड़ कमाने के लिए उसको परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट रखनी पड़ती. नहीं तो 4,000 करोड़ रुपया कोई अपने देश में बैठे बैठे ऐसी थोड़ी कमा पाएगा. तो ऐसा सोचो, अगर कोई ट्रेडिशनल धंधा करने वाली कंपनी को इंडिया से 4,000 करोड़ कमाना पड़ता, तो उन लोग को इंडिया में अड्डा जमाना पड़ता, और अड्डा जमा लेते तो टैक्स लगता. लेकिन गूगल उतना ही रेवेन्यू जनरेट करके टैक्स से बच गई. तो देर इज इक्वालिटी के इनइक्वालिटी. देर इज इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी क्या है, एक तरफ ट्रेडिशनल कंपनी और एक तरफ गूगल जैसी कंपनी. ट्रेडिशनल कंपनी को अगर 4,000 करोड़ कमाना है तो इंडिया में जम के बैठना पड़ेगा, यानी कि दे शुड हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, एंड इफ दे हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट दे विल बी टैक्स्ड इन इंडिया. और पता है फॉरेन कंपनी को तो अभी 35% टैक्स आ जाएगा, इतना टैक्स भरना पड़ेगा. लेकिन उतना ही रेवेन्यू जनरेट करने के लिए गूगल को तो इंडिया में पीई की जरूरत भी नहीं है, तो वो लोग टैक्स से बच गए. तो इनको टैक्स आ रहा है, इनको नहीं आ रहा है, तो देर इज इनइक्वालिटी. तो इक्वालिटी लाने के लिए एक टैक्स चालू किया, इसलिए नाम रखा इक्वलाइजेशन लेवी. लेवी का मतलब टैक्स है, और इक्वलाइजेशन क्यों रखा, ताकि सब लोग इक्वल लेवल पे आ गए. मीन्स आज की तारीख में तो अभी क्या हो गया मालूम है, जो ट्रेडिशनल मॉडल से धंधा करता है तो वो लोग इंडिया में अड्डा जमाएंगे तो टैक्स आएगा, और ऑनलाइन वाले तो अड्डा नहीं भी जमाए तो भी टैक्स आ जाएगा. मतलब घूम फिर के दोनों को टैक्स आ रहा है, और दोनों को ट्रीटमेंट इक्वल मिल रहा है. और इक्वल करने के लिए इक्वलाइजेशन लेवी की जरूरत पड़ी थी. और जब तक इक्वलाइजेशन लेवी नहीं था ना भारत में, तब तक इनइक्वालिटी हो रही थी. मतलब गूगल तो उतना ही पैसा कमा के भी टैक्स से बच गया, लेकिन बेचारे जो ट्रेडिशनल धंधा करने वाले, उतना कमाने के लिए बेचारों को इंडिया में टैक्स भरना पड़ता था. और बाय द वे सुनो, इक्वलाइजेशन लेवी को इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, 6% ही है. कितना, 6%. अब सुन के लगे 6% में कैसे इक्वालिटी आई. तो सुनो, वो जो ट्रेडिशनल धंधा करने वाले होते हैं ना, वो लोग को इंडिया में टैक्स मारने के लिए क्या बोला, दे शुड हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, एंड इफ दे हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट तो उनको टैक्स लगेगा. लेकिन वो नॉर्मल इनकम टैक्स लगेगा ना 35%. आई एम अज्यूमिंग फॉरेन कंपनी है, लेकिन 35% का टैक्स इज ऑन नेट प्रॉफिट. इट इज ऑन द नेट प्रॉफिट. लेकिन गूगल जैसों को टैक्स मारने के लिए जो 6% चालू किया ना, वो नेट प्रॉफिट भी नहीं है, इट इज ऑन द ग्रॉस रेवेन्यू.
गूगल इंडिया से जितना भी रेवेन्यू जनरेट करा ग्रॉस, इट्स लाइक सेल्स ग्रॉस रिसीट्स, उसका 6% लग रहा है, तो 6% भी बहुत हो गया। बाकी अपने इनकम टैक्स में जो फॉरेन कंपनी का 35% रखा है ना, इट लुक्स लाइक अ बिग परसेंटेज, बट इट इज ऑन द नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट तो कट पिट के ऑलरेडी छोटा हो जाता है ना। सो इन शॉर्ट, हाँ एग्जैक्टली सेम तो आएगा ही नहीं, बट मोटा मोटी दोनों इक्वल हो गए। अब सुनो, इक्वलाइजेशन लेवी भी ना इंडिया में 2 स्टेप में लॉन्च हुआ था। पहले 2016 में सबसे पहली बार आया था, और 16 क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के होश कब उड़ गए थे? 14-15 फाइनेंशियल ईयर का गूगल का रेवेन्यू देख के इंडियन गवर्नमेंट के होश उड़ गए थे। 4000 करोड़ कमाया, ये किस साल का डेटा है? 14-15 फाइनेंशियल ईयर। तो उसके बस तुरंत बाद 2016 क्यों? क्योंकि तब तक इन लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे, क्या करे। फिर इन लोग ने आइडिया निकाली 2016 के बजट में। फिर 2016 के बजट में इक्वलाइजेशन लेवी पहली बार लॉन्च हुआ, फिर वापस एक और नया इक्वलाइजेशन लेवी आया 2020 के बजट में। और ऐसे 2 स्टेप्स में क्यों है बताता हूं। 2016 के बजट में आया था ना, तो गूगल जैसों को टैक्स मारने के लिए था। और पता है गूगल की मेन कमाई क्या है? एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू। गूगल की मेन कमाई क्या है? एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू। तो खाली एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू के लिए ही टैक्स आया था। वो 6% जो बोला ना, वो 2016 में जो पहली मर्तबा आया था, इट वॉज ओनली फॉर गूगल टाइप कंपनीज। व्हाट डू यू मीन बाय गूगल टाइप कंपनीज? वेदर इट इज गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी एडवर्टीजमेंट से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उन्हीं को टैक्स मारने के लिए चालू किया था। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या सोची, या जो एडवर्टीजमेंट के जरिए कमा रहा है उनको तो हमने टैक्स मार दिया, लेकिन अमेजन जैसों का क्या? अमेजोन का रेवेन्यू इज नॉट एडवर्टीजमेंट। अमेजोन तो गुड्स बेच बेच के कमा रहा है। अमेजोन की वेबसाइट तो इतनी पॉपुलर है, पूरे वर्ल्ड में इन लोग धनाधन गुड्स बेच रहे हैं। तो जैसे गूगल एक बड़ा जायंट था, उनको अटैक करने के लिए तो 2016 में लेवी आया था। लेकिन फिर गवर्नमेंट के माइंड में अमेजोन आया कि अमेजोन भी इंडिया से अनाप शनाप पैसे कमा रहा है, बट वी आर नॉट एबल टू टैक्स देम बिकॉज दे डोंट हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो उनसे बदला लेने के लिए एक और लेवी चालू किया 2020 में। अब देखो मेरा प्लान क्या है, मैं तुमको चैप्टर 2 हिस्से में पढ़ाऊंगा। इक्वलाइजेशन लेवी 1.0, 2.0, पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे 2 पार्ट में पढ़ाने वाला, ओके। बट इतने में क्या, चैप्टर लॉन्च हुआ है अभी। अब है ना, थोड़ी देर तक मैं ना इक्वलाइजेशन लेवी जो पहली बार आया था ना 2016 में, उसके प्रोविजंस पढ़ाऊंगा। ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत प्रोविजंस याद रखने हैं जो 2016 में आया था। फिर 2020 में जो इक्वलाइजेशन लेवी आया था ना, उसके प्रोविजंस पढ़ाऊंगा, एंड फिर बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओके। तो ये मेरा प्लान है। अब है ना, ये देखो चैप्टर का मैंने नाम क्या रखा है, लुक। इक्वलाइजेशन लेवी तो ठीक है, और क्या लिखा है? टैक्स ऑन ऑनलाइन बिजनेस ऑफ एनआर विदाउट पे। तो सी, ये चैप्टर में मैं कितनी भी बात बताऊंगा ना, इतना मत भूलना, ये ऑनलाइन धंधा करने वालों के लिए ही है। फर्क इतना है, जो पार्ट 1 वाला इक्वलाइजेशन लेवी जो 2016 में चालू हुआ था ना, वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट था, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। लेकिन 2020 में था, वो हर टाइप के ऑनलाइन धंधे के लिए हो गया। सी, 2020 में जनरल हो गया एकदम, जबकि 2016 में इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू। बट मेन पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूं कि ऑनलाइन वालों के लिए ही था, कि दुश्मनी तो उन्हीं से थी कि ऑनलाइन वालों को तो फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस की जरूरत ही नहीं है, तो फिर तो हम तो उनको टैक्स ही नहीं मार पाएंगे। तो उन लोग के लिए सिस्टम था। और एक चीज देखो, मैंने एक और चीज पे हैमर किया है, एनआर विदाउट पी लोगों के लिए, क्योंकि जो नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पी है, तो उसको तो इनकम टैक्स में ही हम लोग टैक्स मार सकते हैं ना। और जो इनकम टैक्स में ही फंस गया ना, उसके लिए इक्वलाइजेशन लेवी नहीं है। सी, ये मैंने छोटी सी चीज लिखी है, लेकिन बहुत पते की बात है। इस चैप्टर की 2 शर्त को रट लो। एक तो धंधे का मॉडल क्या होना चाहिए? ऑनलाइन, ये कंडीशन 1 है। और दूसरी कंडीशन, धंधा करने वाला एनआर
विदाउट पी होना चाहिए। इन दोनों में से एक कंडीशन भी उड़ गई ना तो ये चैप्टर का मतलब ही नहीं है। ये चैप्टर का जन्म ही ये दो चीज से हुआ है, ऑनलाइन धंधा और धंधा करने वाला एनआर विदाउट पी। इससे मैंने इतने बड़े में स्टार्टिंग में लिख दिया है क्योंकि सी मैं जब ये चैप्टर में अंदर घुसता हूँ ना, कुछ बच्चों के डाउट ही ऐसे आते हैं ना, वो डाउट सुन के लगता है ये क्या डाउट पूछ रहा है, ये चैप्टर बना किसके लिए, ऑनलाइन धंधों के लिए, एनआर विदाउट पी, तब मुझे हैमर करना पड़ता है। तो ये मैंने पास्ट बैचेस में सीख लिया, इसलिए मैंने चैप्टर का नाम ही ऐसे बड़े में लिख दिया है, ऑनलाइन धंधा ऑफ एनआर विदाउट पी। ओके, तो ये चैप्टर लॉन्च हो गया, ये वर्ड का फील भी दे दिया मैंने, इक्वलाइजेशन लेवी। ओके, अब है ना, सबसे पहली बार इक्वलाइजेशन लेवी कब आया था, 2016 में, गूगल जैसों को टैक्स मारने के लिए ना। तो उसकी देखो कुछ कंडीशंस बता रहा हूं कि गूगल जैसों को टैक्स तो मार देंगे लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, वो कंडीशन बताऊंगा। और सुनो, शर्त कितनी है, टोटल तुमको 5 पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे, उतने में पार्ट 1 वाला इक्वलाइजेशन लेवी मोटा मोटी खत्म। फिर सेकेंड वाला इक्वलाइजेशन लेवी 2020 में आया था, दैट इज फॉर अमेजॉन टाइप कंपनीज। ओके, एक सेकंड में आगे बढ़ू उसके पहले बता देता हूं, मैंने अभी क्या स्टेटमेंट मारा था कि हम गूगल को टैक्स नहीं मार पा रहे क्योंकि उन लोग का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो इसके सामने कितने लोगों का डाउट आता है, सर हमने तो गूगल की ऑफिस देखी है बैंगलोर में, जैसे तुम लोग बैंगलोर कभी जाओगे ना तो उधर गूगल की बहुत बड़ी ऑफिस है, तो एक ऑफिस होना मतलब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट तो है। तो कितने लोग के मन में ये डाउट आता है कि सर कब से बोले जा रहे कि उनका इंडिया में फिजिकल प्लेस नहीं, फिजिकल प्लेस लेकिन बैंगलोर में तो है। लेकिन सुनो, बैंगलोर में जो गूगल की ऑफिस है ना, वो एक सेपरेट एंटिटी फॉर्म किया है। गूगल जो मेन यूएस की कंपनी है ना, वो लोग इंडिया से कमा रहे, उनको टैक्स नहीं मार पा रहे। इन लोग ने क्या है, इंडियन ऑपरेशंस की देखरेख करने के लिए एक सेपरेट एंटिटी बनाई है, और वो जो सेपरेट एंटिटी है ना, उसको तो इंडिया में रजिस्टर करके रख दी है, और वो कुछ कमा नहीं रही है। गूगल जो मैंने बोला 4000 करोड़ रुपया इंडिया से कमा लिया था, वो कौन सा गूगल, फॉरेन वाला गूगल, और फॉरेन वाले गूगल का कोई ब्रांच वांच नहीं है। हाँ, अगर इंडिया में कुछ गूगल दिख भी जाता है ना, तो वो एक सेपरेट कंपनी रजिस्टर करके रखा है, और एक बार कंपनी सेपरेट हो गई तो यूएस वाले गूगल तो क्या बोलेंगे, नहीं वो अलग है, हम जो इंडिया से 4000 करोड़ कमा रहे हैं तो हमारा तो कोई ब्रांच, बिजनेस प्लेस, शॉप, ऑफिस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर तुम्हारे माइंड में आ भी रहे ना तो कीप इन माइंड, वैसे तो अमेजॉन की भी ऑफिस है, बट वो लोग जो ऑफिस खोल रहे हैं ना, वो एक सेपरेट एंटिटी के फॉर्म में, उसके नाम पे तो कुछ खास इनकम ही नहीं होती है। जो इतना ह्यूज रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ना, वो फॉरेन का अमेजॉन, फॉरेन का गूगल, जिन लोग ने इंडिया में कोई उनके नाम की प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं रखी है। हाँ, एक सेपरेट एंटिटी खोल दिया, उससे तो सेपरेशन हो जाता ना। तो ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, नहीं तो आधे लोग के माइंड में यही चलेगा, सर तो बोल रहे गूगल का प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, बैंगलोर में तो है। अरे बैंगलोर में है, लेकिन वो एक सेपरेट कंपनी फॉर्म करके अलग एंटिटी की तरह रखा है, लेकिन जो मेन गूगल है उन लोग का इंडिया में कोई फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। ओके, तो सी अभी पार्ट 1 इक्वलाइजेशन लेवी में देखो कंडीशन क्या, लुक यार, अभी ये स्क्रीन पर सब आ जाएगा। सी 2016 में जब इक्वलाइजेशन लेवी चालू हुआ था, टारगेट क्या था, गूगल जैसी कंपनियों का एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू को टैक्स मारे। तो एक रूल बन गया, देखो कोई भी भारतवासी गूगल वालों को ऐड का पैसा दिया, टीडीएस की तरह 6% कट करके दे दो, टीडीएस की तरह 6% विल बी कट वाइल मेकिंग पेमेंट टू गूगल। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरा इंडिया में बिजनेस है, मेरी क्लासेस का नाम क्या है, प्राइम विजन प्रोफेशनल एजुकेशन। अब मैं अपने कोचिंग क्लासेस की एडवर्टीजमेंट करवाता हूँ गूगल से, तो उनको मैंने 10-5 लाख रुपया जो भी पेमेंट किया ना, उसमें 6% में कट करके दूंगा। मतलब ये जो इक्वलाइजेशन लेवी है, एक तो उसका परसेंटेज 6 है, एंड इट ऑपरेट्स लाइक टीडीएस। टीडीएस मत बोल देना गलती से, इट ऑपरेट्स लाइक टीडीएस। सी टीडीएस बोल दिया तो रॉन्ग क्यों हो जाएगा, क्योंकि टीडीएस का कल्चर इनकम टैक्स में है, और ये जो चीज पढ़ा रहा हूं ये इनकम टैक्स है कि अलग है, अलग है।
इसको अलग चीज करके सी, अपने भले इनकम टैक्स की पढ़ाई में पढ़ रहे, लेकिन टेक्निकली इसको इनकम टैक्स नहीं बोलते, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स, बट इट ऑपरेट्स लाइक टीडीएस, और टीडीएस की तरह ऑपरेट करना पड़ेगा। क्यों गूगल को थोड़ी बोलेंगे तू भर देना, कहाँ भरेगी, इंडिया वालों को ही बोला है। आपको बड़ी गूगल में ऐड देने का शौक है ना, तो उनको पैसा दे दें, 6% कट करके दो। ओके, और एक चीज सुनो, ये इधर से देखो अभी, मतलब गूगल को पे करने वाला कौन होना चाहिए? सी, रिसीवर तो गूगल है, इनकम का रिसीवर तो गूगल है, गूगल को पैसा मिला है, और पे करने वाला क्या होना? जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल बोलता ना, प्राइम विजन ने एडवर्टीजमेंट करवाई, लेकिन प्राइम विजन जैसा कौन होना चाहिए? एनी रेसिडेंट कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया, या फिर नॉन रेसिडेंट भी गूगल से ऐड करवाएगा ना तो भी टैक्स एप्लीकेबल है, बट एनआर हैविंग पी इन इंडिया, मतलब ये पेयर कैसा होना चाहिए बता रहा हूं। अरे कंडीशन 6% करके याद नहीं होता है। सी, रिसीव करने वाला कौन है? गूगल है। पे करने वाला कौन है? रेसिडेंट, जैसे प्राइम विजन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या फिर प्राइम विजन नहीं भी है तो कोई सिंगापुर वाली कोचिंग क्लास इंडिया में, जिसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो ऐसा कोई इंडिया में धंधा करने वाला होना चाहिए। क्योंकि सी, अपने को ऐसा देखा ना, गूगल तूने इंडिया में धंधा करने वालों से कमाया और तू इंडिया से कमाया, हम तेरे को क्यों ना टैक्स मारे। मतलब गूगल के ऊपर भी हम चढ़ कब बैठेंगे? जब उन लोग की कमाई इंडिया में बिजनेस करने वालों से हुई है, मतलब रेसिडेंट लोगों से, या फिर कोई नॉन रेसिडेंट से भी हुई है ना, तो ऐसा नॉन रेसिडेंट जो इंडिया में बसा हुआ है। ये देखो, लुक क्या लिखा है, पे करने वाला कौन होना चाहिए? प्राइम विजन तो मेरा एग्जांपल था, इट कैन बी एनी रेसिडेंट कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया, और एनआर विथ पी इन इंडिया, मतलब जो इंडिया में जम के धंधा कर रहे हैं ना, वैसा होना चाहिए। ओके, और सी, रेसिडेंट कैरिंग ऑन बिजनेस क्यों लिखा है? क्योंकि एडवर्टीजमेंट की जरूरत तो बिजनेस में ही होती है ना। ओके, और रिसीवर कौन होना चाहिए? ये देखो कौन होना चाहिए? गूगल। बट सी, गूगल बोलना गलत है ना, ये तो गूगल को माइंड में लेके इन लोग ने टैक्स चालू किया था, लेकिन दैट डजंट मीन टैक्स वॉज ओनली फॉर गूगल, इट वॉज फॉर गूगल जैसी एनी कंपनी जो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू जनरेट करे, बट इट शुड बी एनआर विदाउट पी। बिकॉज अगर गूगल जैसी कोई कंपनी है, वो नॉन रेसिडेंट है, बट उसका इंडिया में पी है, तो इक्वलाइजेशन लेवी थोड़ी आता है, फिर तो उनको सीधे सीधे इनकम टैक्स में लपेटे में ले सकते हैं ना। तो वो गूगल जैसा कोई भी हो, चाहे वो फेसबुक हो कि इंस्टाग्राम वाले हो, उन लोग का इंडिया में पी नहीं होना चाहिए, तो ही ये वाला लेवी अट्रैक्ट होता है। फिर लुक हियर, ट्रांजैक्शन कौन सा होना चाहिए? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। सी, धीरे धीरे सब कंडीशन खुल रही है, तो मैंने 3 कंडीशन बता दी। ये देखो, पहली कंडीशन तो क्या है कि एक से ना नंबर भी लिखा है इधर मैंने। पहली कंडीशन क्या है? ट्रांजैक्शन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? पेयर रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए, चाहे वो प्राइम विजन हो, कोई रिलायंस हो, के कोई भी हो, कोई भी इंडिया का रेसिडेंट जो इंडिया में धंधा कर रहा है। मीन्स अपने को ऐसे बताना चाहिए, गूगल वाले तूने इंडिया वालों से कमाया है तो हमारा टैक्स मारने का राइट है। चल, इक्वल है, इनकम टैक्स के अंडर तो नहीं मार सकते क्योंकि आपका पीई नहीं है, बट इक्वलाइजेशन लेवी के जरिए हम आपको टैक्स मारने का राइट रखते हैं। बट राइट विल अराइज ओनली उन लोग ने इंडिया में जो रेसिडेंट्स हैं उनसे कमाया होगा तो, या फिर कोई नॉन रेसिडेंट से कमाया तो। अरे इंडिया में कोई नॉन रेसिडेंट से कमाया तो ऐसा नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, पी। ये दो, ये सेकेंड मतलब कंडीशन नंबर 2 है। तीसरी कंडीशन क्या थी? क्या? जो इंडिया से कमा रहा है, गूगल जैसा कोई भी हो, बट वो नॉन रेसिडेंट विदाउट पी होना चाहिए। फिर लुक, एडवर्टीजमेंट का जो ट्रांजैक्शन है ना, 1 लाख से ज्यादा का होना चाहिए, ये भी एक थ्रेशोल्ड रखा है। लुक,
मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइम विजन, मैं अपने क्लासेस के लिए बिजनेस, एक समय गूगल में ऐड देखी तुम लोग ने? अरे हम लोग गूगल में सर्च करना चालू करते हैं तो साइड में बहुत बार ऐड दिखती है, और गूगल में बहुत टाइप की ऐड होती है। कितनी बार ऐसा लिखा होता स्पॉन्सर्ड। जैसे मैं चाहूँ ना गूगल वालों को पैसा दे के ऐसा करवा सकता हूँ कि कोई भी सीए का स्टूडेंट डायरेक्ट टैक्स वर्ड सर्च करेगा ना, शीरीष व्यास सबसे ऊपर दिखेगा। पॉसिबल है, ऑर्गेनिकली नहीं हो रहा है, पैसा खिला के। पैसा खिला के मतलब उनको, इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब इसका पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म क्या है? एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाली एड। मतलब मैं गूगल को पैसा दे दूंगा ना तो उन लोग ऐसा सेटिंग करेंगे ना कि कोई भी सीए फाइनल का बच्चा डायरेक्ट टैक्स वर्ड सर्च किया ना, सबसे टॉप में शीरीष व्यास। बड़ो पैसा खिलाना पड़ता है, वो भी एक एडवर्टीजमेंट है। लेकिन फिर इन लोग लिखते हैं स्पॉन्सर्ड करके लिखते हैं। शीरीष व्यास दिख जाएगा सबसे पहले, लेकिन स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है। स्पॉन्सर्ड मतलब एडवर्टीजमेंट करवाइए। या फिर मैं अपना बैनर भी लिखवा सकता हूँ, गूगल के सर्च में मेरी फोटो के साथ आ रहा है, तो मतलब गूगल में एड्स होती है कहने का मतलब। लेकिन वो मैं जो ऐड करवा रहा हूँ ना, वो ट्रांजेक्शन वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि मैंने क्या बोला, ये टीडीएस की तरह ऑपरेट हो रहा है। अगर मैंने 10-15 हज़ार की ऐड करवाई और उसमें मुझे टीडीएस की तरह ये 6% कट करना पड़ा, तो मेरा काम बढ़ जाएगा ना। गवर्नमेंट की दुश्मनी गूगल से थी, उनको टैक्स मारना है। लेकिन काम पे किसको लगा है? इंडियंस लोग को, कि हर वो इंडियन जो उनको पैसा दे रहा है उनको टीडीएस की तरह काट के जमा करना। अब तुमको तो पता ही है टीडीएस में कितने तामझाम होते हैं। कट करो, अगले महीने की 7 तारीख को जमा करो, ये सब कॉम्प्लायंस इधर भी आ जाएंगे। तो वो कॉम्प्लायंस का बर्डन ना हो ना, इसलिए लॉ ने क्या बोला, चलो 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन हुआ ना तो तुमको इक्वलाइजेशन लेवी कट नहीं करना है। ताकि क्या है, अपने जैसे इंडियन वाले जो छोटी मोटी गूगल में ऐड करवाते उन लोग के सिर पे कॉम्प्लायंस का बर्डन ना हो। ओके, हाँ गूगल का देखे ना तो वो तो 500 रुपया भी इंडिया से कमाए, मारो टैक्स, 500 करके करोड़ों कमा रहा है। लेकिन क्या है, गूगल के साथ साथ ये भी तो देखना पड़ता है, जो इंडियंस उनको पैसा दे रहे उनको टीडीएस काटने का काम बढ़ जाएगा ना, इसलिए 1 लाख का थ्रेशोल्ड रखा है। अरे मैं लॉजिक बता रहा हूँ 1 लाख क्यों रखा है। और 1 लाख इज एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड इट इज लाइक दिस। जैसे प्राइम विजन ने गूगल में ऐड करवाई तो पूरे साल का 1 लाख। ओके, तो आंसर, मैंने साल की शुरुआत में ना 25,000 के एडवर्टीजमेंट करवाई थी गूगल से, तब इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आया। फिर वापस मैंने ऐड करवाई 80,000 की सेम ईयर में, तो 25,000 पहली बार था तभी तो इक्वलाइजेशन लेवी कट नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बार 80,000 था, तो अब एग्रीगेट करके देखना पड़ता है। तो 25 और 80 1,05,000, तो अब मुझे इक्वलाइजेशन लेवी कट करना पड़ेगा और आएगा तो पूरे 1,05,000 का 6% आएगा। फिर अमाउंट याद रखना, पहली बार 25,000 किया था तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आया, दूसरी बार 80,000 था तो एग्रीगेट करके आ गया। अब मैंने वापस 5,000 की ऐड दी खाली, लेकिन गूगल में नहीं, फेसबुक में दिए। तो पार्टी चेंज, थ्रेशोल्ड चेंज, अब उसका अलग से टोटलिंग करना पड़ता है। अरे टीडीएस की तरह है, तुम लोग को याद नहीं, मैं टीडीएस से बोलता था सारे थ्रेशोल्ड इज पर्सन टू पर्सन। सो बिटवीन प्राइम विजन एंड गूगल 1 लाख का एग्रीगेट है। लेकिन वही प्राइम विजन वाला प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, गूगल में ऐड नहीं देना है, इंस्टाग्राम में देना है। तो इंस्टाग्राम का अलग 1 लाख, फिर इंस्टाग्राम के अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म पकड़ लिया, ट्विटर, तो उसका अलग 1 लाख। तो ये पार्टी वाइज चलता है एंड इट इज एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो बेस्ट ऐसे याद रहो ना, बिटवीन 1 पेयर एंड 1 गूगल टाइप कंपनी, इफ एग्रीगेट ऑफ द ईयर इज ग्रेटर देन 1 लाख, तो अब इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। ये तो 1 लाख वाली कंडीशन चौथी हो गई। पांचवा पॉइंट क्या है, इट विल वर्क लाइक टीडीएस, परसेंटेज इज 6%, ये पांचवा पॉइंट है। इसे मैंने नंबरिंग क्यों दी मालूम है, क्योंकि एग्जाम में इसका समय है ना, चुपचाप ये पांचों चीज चेक करना, गारंटी राइट आंसर आएगा। अभी तुमको इतना नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में इन लोग पैराग्राफ फॉर्म में ऐसा उलझा देते हैं ना, लेकिन उस उलझन का एक ही सॉल्यूशन है,
5 चीज चेक करो, कॉन्फिडेंटली आंसर आना चाहिए, इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। ये कौन सा वाला इक्वलाइजेशन लेवी चल रहा है? पार्ट 1 वाला। एक सेकेंड टाइप ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी भी आने वाला है। पार्ट 1 वाला इज ओनली फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। तो क्या क्या कंडीशन थी? फर्स्ट कंडीशन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। फिर एडवर्टीजमेंट का पे करने वाला बंदा रेसिडेंट कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया और एनआर विद पी होना चाहिए, ये सेकेंड कंडीशन। थर्ड, जो एडवर्टीजमेंट की कमाई कमा रहा है रिसीवर, एनआर विदाउट पी होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन, अमाउंट 1 लाख और 1 लाख और मोर देन 1 लाख होना चाहिए। एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मोर देन 1 लाख between one payer and one Google, person to person, and percentage is 6% and it works like TDS। और इसमें सरचार्ज और सेस नहीं होता है कि अपने क्या इनकम टैक्स पढ़ के वो सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के आदी हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं उससे। लेकिन इधर ना तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा ना सरचार्ज, प्लेन 6%। ओके, अब सुनो, अब है ना और 3 पॉइंट बताऊंगा, फिर ये पार्ट 1 वाला इक्वलाइजेशन लेवी खत्म। सुनो, और 3 पॉइंट क्या है। मैंने क्या बोला, ये टीडीएस की तरह ऑपरेट होता है ना। तो टीडीएस का क्या सिस्टम था? कट करके अगले महीने की 7 तारीख को जमा करो, तो ये भी वैसा ही है। अब देखो मैं 3 पॉइंट बताने वाला, गिनो, 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट दिख रहे। तो पहला पॉइंट क्या है? टीडीएस की तरह चुपचाप कट कर दो और अगले महीने की 7 तारीख को जमा कर दो। अब है ना, टू एक्सप्लेन बेटर मैं विद फिगर्स बात करता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसा मान लो मैंने गूगल में 10 लाख रुपए की एडवर्टीजमेंट करवाई है। ओके, 10 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट फेंका लिटरली मैंने, सोच। तो टेल मी, मुझे गूगल को जब 10 लाख का पेमेंट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ? मैं प्राइम विजन क्लासेस वाला, बताओ ना, अमाउंट बताओ। नहीं, अमाउंट की बिगर में समझा ही नहीं पाऊंगा ऐसे पॉइंट से भी। 10 लाख का मैंने एडवर्टीजमेंट का ट्रांजेक्शन किया गूगल के साथ, तो मेरी क्या ड्यूटी बनती है प्राइम विजन क्लासेस चलाने वाले की, कि 10 लाख का 6% मतलब कितना हो गया? 10 लाख का 6% 60,000। तो 60,000 मुझे कट करके गूगल को कितना देना चाहिए? 9,40,000। और 60,000 कट करके अगले महीने की 7 तारीख को जमा करना चाहिए ना। तो सी लॉ क्या बोल रहा है? 6% यानी कि 60,000 कट करके अगले महीने के 7 को जमा कर। लेकिन अगर तूने बाय चांस कट नहीं किया तो जेब से भर देना। काटा है तो काटेला भर, नहीं काटा है तो जेब से भर, लेकिन अगले महीने की 7 तारीख को भरना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल सकता ओ भूल गया मैं, सॉरी भूल गया मैं। सी टीडीएस में मालूम है क्या होता है? अगर हमने भूल चूक में टीडीएस नहीं काटा ना, अपने को पनिशमेंट्स मिलती है, लेकिन फिर गवर्नमेंट अपने से टीडीएस नहीं लेती है। फिर जिस बंदे को पूरे पैसे मिल गए उससे टैक्स वसूलेगी। अरे जैसे इंडिया में नॉर्मली टीडीएस फीडीएस अगर मैंने कट नहीं किया, जैसे मैं जगह का भाड़ा पे करता हूं उसमें टीडीएस नहीं काटा, तो नहीं काटा तो ऐसे नहीं कि जेब से भरना पड़ता है। हाँ, पनिशमेंट से पेनल्टीज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मेन प्रिंसिपल टीडीएस का अमाउंट है वो मुझे नहीं दे। मैं तो बोल दूं अरे मैंने नहीं काटा, तो मुझसे जो इनकम कमा के गया उससे गवर्नमेंट वसूलेगी। लेकिन यहां तो मुझसे कौन कमा रहा है? गूगल। और गूगल के पीछे कहां पड़ेंगे? फॉरेन कंट्री में रहता है। इसलिए इक्वलाइजेशन लेवी में थोड़ा टीडीएस से अलग है कि अगर तुमने बाय चांस नहीं भी काटा है ना तो जेब से भर देना। ऐसा टीडीएस की दुनिया में नहीं है। टीडीएस में अगर बाय चांस नहीं काटा ना तो ठीक है, उसकी मुझे सजाएं मिलेगी, लेकिन जो टीडीएस का मेन अमाउंट है ना, मुझे अपनी जेब से नहीं भरना है। वो तो मुझसे जो कमा के लेके गया उससे गवर्नमेंट वसूल लेगी। लेकिन इक्वलाइजेशन लेवी में कैसा है? काटा है तो काटेला भर, नहीं काटा है तो खुद की जेब से भर। ओके, और कब तक भर? अगले महीने की 7 तारीख तक। और मैंने क्या बोला? काटा है तो काटा हुआ भर, नहीं काटा तो खुद की जेब से भर, और खुद की जेब से डबल भर। क्योंकि तूने काटा क्यों नहीं? गूगल को वही दे दिया पूरा 10 लाख। 60 ईयर काटना था, 9 लाख 40 देना था, लेकिन तूने काटा ही नहीं। अब नहीं काटा है तो जेब से तो भर, लेकिन नहीं काटना गलती है, और उसकी सजा ये है कि तू डबल भर। मतलब मुझे 2 60 ईयर भरने पड़ेंगे। अरे मेरी अमाउंट याद है कि नहीं? मैंने एडवर्टीजमेंट कितना करवा 10 लाख का?
तो 10 लाख का 6% 60,000 है। वो 60,000 में काटना भूल गया था, तो वो 60,000 मुझे अपनी जेब से तो देना है, लेकिन ये तो मेन प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, उतने ही अमाउंट की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो ये देखो, इधर मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बोलू इसको कैसे बोलते हैं? काटा है तो काटेला भर, नहीं काटा तो जेब से भर। इंग्लिश पे कैसे बोलते? इफ डिडक्टेड, डिपॉजिट व्हाट्स डिडक्टेड, इफ नॉट डिडक्टेड then deposit from your pocket, but when you deposit from your pocket you have to deposit double. Why double? जितना लेवी 60,000 रुपये का अमाउंट जो काटना भूल गया था वो तो अपनी जेब से भर, प्लस उतने ही अमाउंट की पेनल्टी। मतलब सोचो ना, मेरे खर्चे कितने हो गए टोटल? 10 लाख रुपया तो एम चला गया था, प्लस मेरा ये 1,20,000 का, मतलब फटका पड़ा ना। मतलब कहाँ 10 लाख की एडवर्टीजमेंट थी और मेरे को ऊपर से 1,60 देना पड़, सॉरी 1,60 नहीं, 1,20,000, तो मेरा तो एडवर्टीजमेंट महंगी पड़ गई ना। वही अगर शराफत से कट किया होता तो मुझे उनको 9,40 देना पड़ता और 60,000 गवर्नमेंट को, 10 लाख में काम हो जाता। एक पॉइंट हो गया। दूसरा सुनो, मैंने क्या बोला? काटा है तो काटेला भर, नहीं काटा है तो जेब से भर। कब तक भर? अगले महीने की 7 को। और अगर अगले महीने की 7 तारीख तक नहीं भरा तो हर दिन का जो डिले हो रहा है उसमें 1,000 पर डे का पेनल्टी, 1,000 पर डे का पेनल्टी। एक सेकंड, तो ये पेनल्टी क्या थी? ये किस काटा क्यों नहीं तूने? गूगल को पूरा पैसा दे दिया, चल जेब से भर, डबल भर। अरे इधर गुस्सा ही अलग था। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या हो रही है? अब तो कम से कम अगले महीने की 7 को भर। अब अगले महीने की 7 के लिए भी तू तड़पा रहा है गवर्नमेंट को, तो हर दिन का 1,000 पर डे। अरे देयर आर 2 पेनल्टीज, पेनल्टीज फॉर नॉट काटिंग एंड पेनल्टी फॉर लेट डिपॉजिटिंग। फॉर नॉट काटिंग गवर्नमेंट क्या बोली? नहीं काटा ना, तू जेब से भर, और जेब से तो तू खाली लेवी भर रहा है ना, उतने अमाउंट की पेनल्टी भी भर। अमाउंट ऑफ लेवी is amount of penalty that is for not cutting. फिर when you have to deposit by अगले महीने की 7, उसमें तू 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख कर रहा है, तो फॉर लेट डिपॉजिट भी पेनल्टी कितनी? 1,000 पर डे। और तू अगले महीने की 7 तारीख को तू डिले कर रहा है ना, उसमें इंटरेस्ट भी लगेगा, पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों लगेगा। ये देखो, क्या लिखा है देखो, पेनल्टी 1,000 पर डे प्लस इंटरेस्ट कितना है? 1% पर मंथ आफ्टर 7th। और पता ये इंटरेस्ट कैसे चलेगा? अगले महीने की 7 को नहीं किया ना, तो 7 के बाद इंटरेस्ट चालू होगा। अरे तुम लोग याद है टीडीएस का, तुम लोग को टॉपिक भूल गए हो ना, लेकिन टीडीएस में कैसा था? अगले महीने की 7 तारीख को नहीं जमा किया ना, तो इंटरेस्ट का पीरियड 7 के बाद चालू नहीं होता है। उधर पता है कैसा था? द डेट व्हेन टीडीएस वाज डिडक्टेड अप टू द डेट व्हेन डिपॉजिटेड। टीडीएस में तो दो इंटरेस्ट थे, 1% भी था, 1.25 भी था। अरे 1.25 बोलो, सॉरी 1.5, एक 1 था और एक 1.5 था। 1% किसके लिए था? उसका पीरियड याद है? फ्रॉम द डेट व्हेन इट वाज डिडक्टिबल अप टू द डेट व्हेन डिडक्टेड, उतने पीरियड का 1% था। फिर 1.5 के लिए डेट व्हेन डिडक्टेड अप टू द डेट व्हेन डिपॉजिटेड। बट उधर 7 के बाद नहीं काउंटिंग चालू होते थे, लेकिन इधर 7 के बाद वाला पीरियड। जैसे मान लो मैंने सितंबर महीने में ये एडवर्टीजमेंट की थी, 10 लाख का एग्जाम्पल था ना मेरा, वो सितंबर महीने में किया था, तो मुझे जमा कब करना चाहिए? अगले महीने के 7, मतलब 7 अक्टूबर। तो अगर लेट हो गया ना, तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट चालू होगा। नहीं तो टीडीएस में तो क्या था, सितंबर से ही चालू हो जाता था। ये थोड़ा टीडीएस से तुम लोग लिंक करोगे तब याद आएगा। इसे देखो मैंने इधर खास चला के लिखा है, आफ्टर 7th इंटरेस्ट का मीटर चालू होगा। और इधर 1% और 1.5% दोनों रेट नहीं है,
एक ही रेट है 1% पर मंथ, प्लस पेनल्टी भी लगेगी। और एक चीज सुनो, सुनो ना, मैंने गूगल से कितने की एडवर्टीजमेंट करवाई थी, 10 लाख की। तो 10 लाख का एडवर्टीजमेंट मेरे लिए पीजीबीपी में खर्चा है। अरे मैं कोचिंग क्लास चला रहा हूं तो मेरी इनकम क्या है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स वाला इनकम है ना मेरा। तो उसमें मैं एडवर्टीजमेंट को खर्चा दिखाना चाहता हूं, लेकिन वो खर्चा नहीं दिखा पाऊंगा अगर मैंने इक्वलाइजेशन लेवी कट नहीं किया तो अगर मैं एडवर्टीजमेंट का खर्चा दिखाना चाहता हूं तो शर्त क्या मालूम है, इक्वलाइजेशन लेवी को कट करो और कट करके अगले महीने की 7 के बदले ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भी डिपॉजिट किया ना, चलेगा। अरे टीडीएस में भी ऐसा था कि कोई भी टीडीएस ओरिएंटेड एक्सपेंस होता है तो उसमें पीजीबीपी में अलाउ करने की कंडीशन क्या थी कि कैसे तैसे 31 मार्च तक काट दो, और काटा हुआ अमाउंट काटते कैसे मालूम है ना, बुक्स में लाइबिलिटी खड़ी करनी। याद कर, टीडीएस से बोलता रहा बुक्स में लाइबिलिटी खड़ी करो, टीडीएस पेबल, लेकिन वो मार्च तक कैसे भी कर देना चाहिए। और उसको चुकाना कब है, ऐसे तो टीडीएस अगले महीने की 7 को चुकाना पड़ता है, लेकिन पीजीबीपी में अलाउ करवाना है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भी डिपॉजिट करेंगे, चलेगा। सेम कल्चर इधर भी है। तो टेल मी, अगर मैंने अगले महीने की 7 तारीख को इक्वलाइजेशन लेवी जमा भी नहीं किया तो चलेगा। लेटेस्ट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक मुझे कैसे भी करके डिपॉजिट करना है, तो एटलीस्ट वो एडवर्टीजमेंट का खर्चा मैं अपने पीजीबीपी के हेड में अलाउ कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भी डिपॉजिट नहीं किया ना, डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40 छोटा है। सेक्शन वही है, 40 छोटा है जो हमने पढ़ा था ना, एक्सपेंडिचर जो टीडीएस ओरिएंटेड है डिसअलाउ हो जाते, 40 छोटा है। पता है उसमें कैसा था, रेसिडेंट को दिया तो 30% डिसअलाउड, एनआर को दिया तो 100% डिसअलाउड। ये तो एनआर है गूगल, तो 100% डिसअलाउड होगा। अरे मैं क्या लिखा हूं, मैं अगले महीने की 7 तारीख को जमा किया नहीं, उसमें अगर लापरवाही की तो क्या क्या फटके पड़ेंगे। अरे अगले महीने की 7 तारीख तक जमा नहीं किया तो नुकसान क्या है, एक तो 7 तारीख के बाद जितना भी पीरियड है, पार्ट ऑफ द मंथ इज फुल मंथ। जैसे अगले महीने की 7 तारीख 7 अक्टूबर है और मैंने 3 नवंबर को किया जमा, तो अक्टूबर भी चढ़ गया, नवंबर 3 है तो नवंबर भी चढ़ गया, पार्ट ऑफ द मंथ इज फुल मंथ। और अगर हाँ, तो ये तो 1% पर मंथ के इंटरेस्ट आ गया, प्लस जितना दिन डिले हो रहा है उतने दिन का 1000 रुपीज। बट ये 1000 करके ना 60 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये 60 ईयर कौन सा है, मेरे एग्जाम्पल वाला, मैंने एग्जाम्पल लेके चालू किया था ना कि मैंने गूगल में 10 लाख रुपए की एडवर्टीजमेंट की है, तो 10 लाख का 66% कितना है, 60,000। तो ये 1000 करके 60,000 से ज्यादा नहीं होगा। नहीं तो क्या 1000 पर डे का तो ऐसा है ना, जितने ज्यादा दिन उतने ज्यादा 1000, बट इट शुड बी नॉट मोर देन 60,000। क्या बोलना चाहिए, द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ लेवी, प्लस मेरा खर्चा भी डिसअलाउ हो जाएगा, अंडर सेक्शन 40 छोटा है। बट सी खर्चे का टेंशन मत लो, खर्चे में तो क्या अगले महीने के 7 को नहीं भी जमा किया, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक भी जमा कर दिया ना, तो एटलीस्ट अलाउ हो जाएगा। और ये सब टीडीएस जैसा ही है। तो टेल मी, सजा के नाम पे क्या क्या थी अभी तक। पहली सजा ये, स्टार्स को देखो, वो किसके लिए था, पूरा 10 लाख दे दिया गूगल को, 60,000 कट नहीं किया, उसका गवर्नमेंट हवा मचा दे, कट क्यों नहीं किया। अब नहीं काटा है तो जेब से भर और उतनी अमाउंट की पेनल्टी भर, ये पहली सजा थी। मैं सजाए गिना रहा हूं। दूसरा, अगले महीने की 7 को नहीं जमा किया तो इंटरेस्ट का मीटर चालू। तीसरा, 1000 पर डे भी चालू। और चौथा, खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि सी एडवर्टीजमेंट तो बहुत पॉपुलर खर्चा है पीजीबीपी में, वो मस्त अलाउड होता है, लेकिन ये डिसअलाउ हो जाएगा। फिर लुक हियर, मैंने जैसे गूगल में 10 लाख की ऐड की ना, वैसे शायद फेसबुक में ऐड की होगी, इंस्टाग्राम में ऐड की होगी, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैंने ऐड की है। तो सुनो,
जब साल खत्म होगा ना तो उसके बाद मुझे समरी बना के देनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इक्वलाइजेशन लेवी का भी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। मतलब बेसिकली मुझे गवर्नमेंट को क्या इन्फॉर्म करना है कि मैंने गूगल से 10 लाख की ऐड करवाई, फेसबुक से करवाई, इंस्टाग्राम वालों से करवाई। खैर फेसबुक इंस्टाग्राम सेम है अभी, कंपनी तो सेम है ना। फिर जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैंने एडवर्टीजमेंट करवाए उसकी पूरी समरी बना के देना है, उसको बोलते इक्वलाइजेशन लेवी का रिटर्न फाइल करो। और ये कब करना है सुनो, जिस साल में मैंने एडवर्टीजमेंट की ना वो तो अप्रैल टू मार्च होगा। मार्च आने के बाद 30 जून तक मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बेसिकली आई हैव टू इन्फॉर्म गवर्नमेंट कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के पेमेंट्स किए और उसमें मैंने 6% कट के कब कैसा जमा किया है। जैसे टीडीएस में भी होता है ना, टीडीएस का रिटर्न भरो, लेकिन टीडीएस का रिटर्न तो क्वार्टरली आता है। ये क्वार्टरली की ईयरली रिटर्न है, ईयरली। और कब तक भरना है? 30 जून याद करो, 30 जून। और 30 जून में लेट हो गया ना 100 पर डे पेनल्टी, 100 पर डे। 30 जून तक रिटर्न नहीं भरा तो 100 पर डे। याद है टीडीएस का रिटर्न लेट होता तो 200 पर डे था। टीडीएस रिटर्न याद कर 234 था उधर। टीडीएस का रिटर्न क्वार्टरली वाला हर दिन लेट होता है तो 234 में 200 रुपया पर डे था, लेकिन ये 100 रुपया पर डे है। सी टीडीएस से क्यों मैच कर रहा हूं, क्योंकि टीडीएस की तरह इसके प्रोविजंस है ना। तो टेल मी 100 रुपया पर डे बोला ना, लुक। लेकिन 100 रुपया पर डे कब लगता है? जब 30 जून के बियॉन्ड गया तो। कितना बियॉन्ड जा सकते हैं उनमें? 2 साल से लेट नहीं चलेगा रिटर्न। इसका लेट में लेट 2 साल में रिटर्न भर दो। ये देखो 2 साल कैसे गिनते हैं, लुक हियर। जो अपना ईयर एंड होता है ना उसके बाद मैक्सिमम 2 साल तक हम रिटर्न भर सकते हैं। सी टाइमली रिटर्न भरा तो कब तक भरना है? अरे टाइमली रिटर्न तो 30 जून तक ही आना चाहिए। टेल मी ये ईयर क्या, इस ईयर में मैंने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की थी। ड्राइंग देखिए समझ आओ ना, ड्राइंग बनाई इसलिए ताकि देखते ही समझ जाए कि जिस साल में ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की वो साल खत्म होते ही 30 जून तक रिटर्न भरना चाहिए आइडियली। ओके, लेकिन लेट भी गवर्नमेंट चलाएगी, लेकिन लेट कब तक चलता है? बिलेटेड रिटर्न अप टू 2 इयर्स। और रिटर्न को रिवाइज भी करना है ना तो भी कर सकते, लेकिन वो विद इन 2 इयर्स ही करना है। जो करना है 2 इयर्स के अंदर करो। और ये 2 इयर्स कैसे गिनना है? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट वॉज डन। और 30 जून तक रिटर्न नहीं गया तो 100 रुपया पर डे का पेनल्टी है। मैंने पता है चुन के सारे पॉइंट खत्म कर दिए। इक्वलाइजेशन लेवी पार्ट 1 खत्म। इसका बेस्ट पता है ऐसे याद रखो, पहले तो ये 5 पॉइंट का जोड़ा याद रखना, फिर बाद में ये 3 है ना प्रोसीजरल चीज थी, प्रोसीजरल। सी ये तो क्या था, ये लेवी अट्रैक्ट कब होगा? जब ये 5 सिचुएशन सेटिस्फाई होगी। तो ये लेवी को अट्रैक्ट करने के लिए क्या था। फिर एक बार अट्रैक्ट हो गया तो उससे संबंधित प्रोसीजर 1, 2, 3 पॉइंट है। तो बस दैट्स इट। ओके, बट आई एम क्लैरिफाइंग अगेन, इट इज नॉट जस्ट फॉर गूगल, एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिधर हम एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं। ओके, अब सुनो, ये तो 2016 में चालू हुआ था। फिर 2020 में गवर्नमेंट के माइंड में क्या आया कि चलो इक्वलाइजेशन लेवी हमने सक्सेसफुली लॉन्च तो कर दिया है, अब तो गूगल जैसों की तो बैंड बज गई है। लेकिन फिर गवर्नमेंट के माइंड में क्या था, ये तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के जरिए कमाने वाले लोगों को पकड़ा है। उनको तो एडवर्टीजमेंट में भी जोरदार रेवेन्यू होता है। आज बताओ गूगल ने इतनी बड़ी कंपनी खोली क्यों है? ताकि लोगों को गूगल का एडिक्शन लग जाए और गूगल बिकम्स द मोस्ट फेवरेट प्लेटफॉर्म। और एक बार कोई चीज मोस्ट फेवरेट हो जाती है ना तो ट्रैफिक ज्यादा आता है, तो उधर बाद में एड का धंधा अच्छा चलता है। ओके, पहले तो क्या लोगों को गूगल का नशा चढ़ा दिया, अब अपने ऐसे एडिक्टेड हो गए ना, कुछ भी चाहिए गूगल में सर्च करना चालू कर देते हैं। हर कोई गूगल में घुसा हुआ है। इतना पॉपुलर जगह हो गया है ना कि उधर एडवर्टीजमेंट के लिए लोग
मरते हैं कि उधर ही एडवर्टीजमेंट करवानी है, क्योंकि सी आज मैं भी ऐड कराऊंगा तो ऐसे ही कराऊंगा ना जो सबको विजिबल हो, और गूगल की ऐड तो सबको ही विजिबल होगी, तो उसके चक्कर में उन लोग की कमाई होती है। बट एनीवेज, वो एडवर्टीजमेंट कमाने वालों को तो गवर्नमेंट टैक्स मार दी ना। फिर गवर्नमेंट के माइंड में 2020 में क्या है, अमेजोन जैसे लोग, और अमेजोन का रेवेन्यू क्या है, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है कि गुड्स एंड सर्विस बेच के कमा रहे, गुड्स एंड सर्विस। तो अभी गुड्स एंड सर्विस बेचने वालों के लिए 2020 में इक्वलाइजेशन लेवी आया, लेकिन ये थोड़ा अलग है, बताऊंगा कैसे। लुक हियर, ये देखो, एक ड्राइंग में ना सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ तुम लोगों को रेडीमेड मिल रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं इसमें इतना रिसर्च करके एक ही ड्राइंग में सब खत्म कर दिया है। लेकिन सी, मैं पहले ही बता देता हूं, ये जो इक्वलाइजेशन लेवी मैं सिखा रहा हूं ना, बड़ी एक्साइटमेंट से सिखा रहा हूं, लेकिन रिसेंट बजट में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, क्यों? बिकॉज इट इज डिसकंटिन्यूड फ्रॉम 1 अगस्त 24। सी, बाद में तुम लोग एकदम डिसअपॉइंट हो, उसके पहले ही बता देता हूं कि अभी मैं जो इक्वलाइजेशन लेवी पढ़ा रहा हूं ना, इसको क्या बोलते हैं, इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 पार्ट 2। ये रिसेंट बजट में इन लोग ने डिसकंटिन्यू कर दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त ना। और अपनी एग्जाम में तो ईयर अप्रैल टू मार्च है, तो इमेजिन करो अप्रैल मई जून जुलाई में अगर कुछ हुआ तो ये नॉलेज काम का है। लेकिन 1 अगस्त ऑनवर्ड्स जो कुछ भी इधर सिखाऊंगा, ऐसी चीज हुई ना तो उसमें इक्वलाइजेशन लेवी बंद कर दिया है। ऑब्वियसली तुम लोग सोचो बंद क्यों किया, क्योंकि गवर्नमेंट के माइंड में कुछ नई आइडियाज चल रही है। क्यों ये वाला इक्वलाइजेशन लेवी है ना, बहुत कॉम्प्लिकेशन ला रहा है। सी, गूगल वाला तो क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट वालों के लिए स्पेसिफिक चीज थी, लेकिन ये बहुत जनरल है। अब इतना जनरल वाला चीज खोल तो दिया था गवर्नमेंट ने जोश जोश में, लेकिन रियल लाइफ में काफी कुछ कंफ्यूजन हो रहा था। एंड फिर गवर्नमेंट ने सोचा एक काम कर दे, इसको रिप्लेस करके कुछ नई चीज करते। लेकिन वो नई चीज क्या है अभी तक सोची नहीं इन लोग ने, बट कुछ सोच रहे हैं। लेकिन फॉर द टाइम में इसको डिसकंटिन्यू करने का प्लान आ गया है, बट डिसकंटिन्यू फ्रॉम 1 अगस्त, उसके पहले अपने लिए एप्लीकेबल। ओके, तो अभी मैं जो भी पढ़ रहा हूं इट इज फॉर पीरियड 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई, नहीं 31 जुलाई, 1 अगस्त से डिसकंटिन्यू हुआ है ना, तो अप्रैल से जुलाई के बीच में ऐसा कुछ हुआ तो इक्वलाइजेशन लेवी पार्ट 2 विल बी एप्लीकेबल। तो सी, मैं इधर ना अमेजोन का एग्जाम्पल लेके पढ़ाऊंगा, लेकिन प्लीज अमेजोन को रट मत लेना। जैसे उधर मैंने गूगल को बेस लेके पढ़ाया था ना, अभी तो मैं अमेजोन को बेस लूंगा, लेकिन बात अमेजोन की नहीं है। अमेजोन जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पे गुड्स एंड सर्विस की हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते, टेल मी, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते खाली अमेजोन से ही करते? फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। तो एवरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां से हम जैसे लोग शॉपिंग करते उन लोग के लिए रूल है, बट सिखाते टाइम मैं अमेजोन जैसे जायंट का एग्जांपल लेके पढ़ाऊंगा। तो सी, कंडीशन नंबर 1, जिसकी वेबसाइट से हम शॉपिंग कर रहे हैं वो अमेजोन जैसा कोई एनआर विदाउट पी होना चाहिए। तो डैट मीन्स पता चला हमने जिसके प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन शॉपिंग की उसका इंडिया में पी है तो नहीं आएगा ये। जिसकी वेबसाइट, जिसके प्लेटफॉर्म से हमने, ऐसा सोचो हम शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग तो करते हैं ना हम लोग ऑनलाइन, तो हमने जिस प्लेटफॉर्म से शॉपिंग की वो एनआर विदाउट पी होना चाहिए, और शॉपिंग करने वाला इंडियन कस्टमर होना चाहिए। बराबर ना? इमेजिन करो अमेजोन के प्लेटफॉर्म से ऑस्ट्रेलिया के लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट क्यों मुंह मारेगी? इंडियन गवर्नमेंट को राइट ही नहीं है। अमेजोन ठहरा बाहर वाला और उसके कस्टमर भी ऑस्ट्रेलियन है, तो इंडियन गवर्नमेंट को हक भी नहीं है। तो इसलिए कंडीशन नंबर 2 क्या है? अमेजोन के प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करने वाला इंडियन कस्टमर होना चाहिए। गिनते जाओ, कंडीशन नंबर 1 ये, कंडीशन नंबर 2 ये, कंडीशन 3 प्रोडक्ट के ऊपर है। ओके, तो ऐसे एक एक करके बताऊंगा। तो पहला ये तो क्लियर है,
दूसरा क्या बोला, शॉपिंग करने वाला इंडियन कस्टमर होना चाहिए ना। व्हाट इज इंडियन कस्टमर लिखा है उधर, जो इंडिया का रेसिडेंट है तो जो इंडियन कस्टमर है ही। लेकिन इंडिया का रेसिडेंट नहीं भी है, लेकिन वो इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय आईपी एड्रेस? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। सिंपल लैंग्वेज में अगर एक नॉन रेसिडेंट इंडिया का वाईफाई यूज कर रहा है, इंडिया का नेटवर्क यूज कर रहा है, तो भी इंडियन कस्टमर हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल तू देखो, मैं अगर अमेजोन से शॉपिंग करूंगा तो मैं क्या हूं बताओ? मैं तो इंडिया में रहता हूं ना, मैं रेसिडेंट हूं, तो इक्वलाइजेशन भी आएगा ही। अब इमेजिन करो मेरा छोटा भाई कहाँ रहता है, हांगकांग में। पहले भी एक बार मेरे छोटे भाई का एग्जांपल दिया था ना, तो मेरा छोटा भाई रहता हांगकांग में, तो वह एनआर है। लेकिन दिवाली में अभी आया था, दिवाली में आया था और यहाँ आकर उसने मेरे घर का वाईफाई यूज किया। मेरा घर तो मुंबई में है ना यार, और मेरे घर का वाईफाई यूज किया तो भारत सरकार क्या बोलेगी? शिरीष के भाई तू भले हांगकांग में रहता होगा, तू भले एनआर है, लेकिन तूने इंटरनेट शिरीष के घर का यूज किया है, इंडियन इंटरनेट यूज किया है, तो यू बिकम एन इंडियन कस्टमर फॉर अमेजोन। तो यहां आकर उसने अमेजोन से अगर कुछ शॉपिंग की होगी, कुर्ता, ट्रेडिशनल वेयर, कुछ भी शॉपिंग करते हैं ना यार, एनी शॉपिंग डन बाय माय छोटा भाई बाय यूजिंग इंडिया का इंटरनेट, ही विल बी कॉल्ड इंडियन कस्टमर। तो सी इंडियन कस्टमर अमेजोन का कब होता है? या तो हमारे जैसे रेसिडेंट लोग शॉपिंग करेंगे तो, या फिर नॉन रेसिडेंट भी शॉपिंग करेगा लेकिन इंडिया का इंटरनेट यूज करके। तो बोलने में तो क्या आएगा, इंडियन कस्टमर को माल बेचा है अमेजोन वालों ने। तो इधर देखो क्या लिखा है, आइदर द कस्टमर शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इफ ही इज नॉट रेसिडेंट एंड ही शुड यूज आईपी एड्रेस ऑफ इंडिया। ओके, सोच के आंसर देना। मैं कौन हूं, इंडिया का रेसिडेंट हूं कि नॉन रेसिडेंट ना, क्योंकि मैं पूरे साल भर इंडिया में रहता हूं, और रेसिडेंट तो 182 डेज और मोर रह लिए मतलब रेसिडेंट ना। अब इमेजिन करो मैं पूरा साल भर इंडिया में रहता हूं, 10 दिन लंदन गया तो घूमने के लिए, 10 दिन लंदन गया तो घूमने में, और लंदन में जिस होटल में रहा था ना, वहां पे वाईफाई कनेक्ट करके मैंने शॉपिंग की अमेजोन से। तो मैंने कौन सा इंटरनेट यूज किया? लंदन का इंटरनेट यूज किया। तो टेल मी इक्वलाइजेशन लेवी आएगा क्या? अरे इंटरनेट क्यों करे, अमेजोन से शॉपिंग करने के लिए इंटरनेट तो चालू चाहिए ना यार। लेकिन मैंने इंटरनेट यूज किया लंदन का, तो इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। सुन के क्या लगे, नहीं आईपी एड्रेस तो लंदन का है ना, लेकिन शॉपिंग करने वाला तो रेसिडेंट है। अरे मेरा स्टेटस तो रेसिडेंट है ना। सी रेसिडेंट हो गया ना तू, रेसिडेंट मतलब पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, या फिर 60 डेज इन द करंट ईयर प्लस प्रीसीडिंग 4 इयर्स में 365, वो याद है ना बढ़ाया था। तो अगर तू वैसे स्टेटस से रेसिडेंट बन गया ना, तो दुनिया का कोई भी कोने का इंटरनेट यूज कर, इक्वलाइजेशन लेवी आ जाएगा। समझा? मैं जानबूझ के लंदन का इंटरनेट यूज किया, ऐसा तुमको डाइवर्ट कर रहा था, और तुम लोग एक बार तो डाइवर्ट हो गए थे, लंदन का इंटरनेट है, लेकिन तुम लोग भूल गए ना, लंदन का इंटरनेट यूज करने वाला तो शीरीष व्यास है और मैं तो रेसिडेंट हूं। सी तुम लोग ध्यान तो देखो, इधर रेसिडेंट हुआ ना तो वो इंटरनेट कहाँ का यूज कर रहा है नहीं देखते, तो अमेजोन वालों के लिए इंडियन कस्टमर ही है। लेकिन एनआर हुआ तब देखना चाहिए ही शुड बी यूजिंग इंडिया का इंटरनेट, तब होगा इंडियन कस्टमर। ये चेक करना पड़ता है, इन लोग है ना ऐसे ही ये छोटे छोटे पॉइंट को ही ट्विस्ट करके सम बनाते हैं। तो कंडीशन नंबर 1, जिसके प्लेटफॉर्म से शॉपिंग की वो एनआर विदाउट पी लाइक अमेजोन, और शॉपिंग करने वाला कस्टमर कौन होना चाहिए? या तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इफ इज नॉट रेसिडेंट ही शुड यूज इंडिया का इंटरनेट। ओके, फिर अगली कंडीशन, प्रोडक्ट किसका होना चाहिए? अरे अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे तरह तरह के प्रोडक्ट मिलते, कपड़े लत्ते जूते घड़ी मोबाइल सब मिलता है, और जिसका प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट का मालिक तो कोई थर्ड कंपनी होती है।
तो अभी मैं थर्ड कंपनी की बात कर रहा हूं। तो सी, प्रोडक्ट किसका होना चाहिए मालूम है? प्रोडक्ट भी कोई एनआर विदाउट पीई का होना चाहिए। अरे जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे, सुनो, अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे शिरीष सर के पेन ड्राइव बिक रही, शिरीष सर की पेन ड्राइव वीडियो लेक्चर्स। तो शिरीष सर कौन है? वो तो रेसिडेंट है, तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शिरीष सर की जब पेन ड्राइव बिकेगी तो शिरीष सर को तो इंडिया में वैसे ही इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, और एक बार इनकम टैक्स एक्टिवेट हो गया ना तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आ सकता है। अरे सी, माना कि अमेजोन का प्लेटफॉर्म मेरी पेन ड्राइव बिकवा रहा है, वो तो मेरे को फैसिलिटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? फैसिलिटेट। लेकिन माल तो मेरा बिक रहा है, मेरे वीडियो लेक्चर बिक रहे हैं, और मैं तो इंडिया का रेसिडेंट हूँ, और मैं तो वीडियो लेक्चर बेचूंगा तो मैं वैसे भी इंडिया में टैक्स भर रहा हूँ ना। तो मुझे फैसिलिटेट करने वाले अमेजोन के पीछे क्यों पड़ी गवर्नमेंट? अरे मतलब फिर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा। मतलब इधर जो प्रोडक्ट बिक रहा है ना अमेजोन की वेबसाइट पे, वो प्रोडक्ट भी किसका होना चाहिए? एनआर विदाउट पी। ओके आंसर। एक सिंगापुर की कोचिंग क्लास वाले लोग हैं, सिंगापुर की कोचिंग क्लास वाले, तो सिंगापुर की कोचिंग क्लास मतलब नॉन रेसिडेंट है, लेकिन उन लोग का हैदराबाद में एक कोचिंग सेंटर है। सो दैट मीन्स दे हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। अब वो कोचिंग सेंटर जो हैदराबाद में, उधर फेस टू फेस लेक्चर होते हैं, लेकिन उन लोग के वीडियो लेक्चर अमेजोन के प्लेटफॉर्म से बिक रहे। तो टेल मी, वो सिंगापुरियन कोचिंग क्लास को इंडिया में टैक्स आएगा ना? आएगा ना, क्योंकि उन लोग का हैदराबाद में सेंटर है, मतलब दे हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो वो तो इंडिया में ऐसे ही लायबल है। तो उन बेचारों का माल अगर अमेजोन के प्लेटफॉर्म से बिक रहा है तो अमेजोन वालों को टॉर्चर नहीं करेंगे। सी, अमेजोन की गवर्नमेंट जान कब ले लेगी कि तू एनआर विदाउट पी है, और तेरे जो अंदर प्रोडक्ट्स घुसे पड़े तेरी वेबसाइट पे वो भी एनआर विदाउट पी। सी, एनआर विदाउट पी का हुआ क्यों मालूम है? क्योंकि विद पी वालों का तो इंडिया में इनकम टैक्स ही आ जाता ना। और ये चैप्टर की शर्त ही क्या है कि इनकम टैक्स से बच गया तो इक्वलाइजेशन लेवी में फंस गया, बट इनकम टैक्स से बचा तो ना। तो अगर कोई भी सिचुएशन तुमको लग रहा है ना कि सर इसमें तो इनकम टैक्स आ सकता है ना, सी, चाहे वो अमेजोन वालों को आवे कि अमेजोन पे जिसका प्रोडक्ट लिस्टेड है उसको आवे, किसी को भी इनकम टैक्स चुप गया ना तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आ सकता है। सी, अमेजोन को तो लग नहीं रहा है क्योंकि वो एनआर विदाउट पी, उसको नहीं लग रहा है, लेकिन अभी मुझे ये भी चेक करना है कि उसके प्लेटफॉर्म पे जो माल बिक रहे हैं वो लोग का भी स्टेटस देखना पड़ेगा। पहले ये तो मालूम है ना, अमेजोन का प्लेटफॉर्म, अमेजोन एक सेपरेट एंटिटी है, लेकिन उस पर अगर हम लोग आईफोन खरीद रहे हैं तो आईफोन तो एप्पल का प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट किसका है वो भी देखो। तो सी, मैंने ना प्रोडक्ट ए बी सी डी करके ना मैं 5 वेरिएशंस बताना चाह रहा हूँ, और मेरा प्लान क्या मालूम है? सब वैरायटी कवर कर दूंगा ना तो मैं लिख के देता हूँ पेपर में, कुछ नया नहीं लगेगा, सब वैरायटी कवर कर रहा हूँ। तो इसके लिए सी, मैंने ऐसे 5 टाइप के प्रोडक्ट ही बना दिए। ऐसे तो देखने तो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे करोड़ों प्रोडक्ट्स है, स्टेशनरी आइटम भी मिलता है, ये बॉटल भी मिलती होगी, सब मिलता है, घड़ी भी मिलती है, लेकिन 5 वैरायटी बनाई मैंने, प्रोडक्ट ए बी सी डी। तो सी, एक एक का आंसर देना। मान लो प्रोडक्ट ए अमेजोन का खुद का प्रोडक्ट है, ऐसा होता है क्या? अरे अमेजोन की वेबसाइट पे आजकल अमेजोन खुद के प्रोडक्ट भी डाल रही है। मैंने एक बार है ना, वो पेंसिल सेल होती है ना, सेल, बैटरीज, एक बार अमेजोन से ऑर्डर की थी, तो वो बैटरीज किसकी थी? अमेजोन बेसिक्स, मतलब अमेजोन गुड्स भी बनाती है आजकल। तो अगर अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे अमेजोन का ही प्रोडक्ट है तो इक्वलाइजेशन लेवी आएगा कि नहीं? आएगा, कि अमेजोन एनआर विदाउट पी, और उसका जो प्रोडक्ट है वो भी एनआर विदाउट पी, और अपने को क्या प्लेटफॉर्म वाला भी एनआर विदाउट पी चाहिए, और प्लेटफॉर्म पे जिसका प्रोडक्ट है वो भी एनआर विदाउट पी चाहिए, तो इक्वलाइजेशन लेवी आएगा।
तो सी आएगा तो देखो मैंने क्या किया, लिखो ना इधर टिक मार्क, अरे टिक नहीं दिख रहा, टिक किया है। अब बताओ, मान लो ये प्रोडक्ट बी है ना, किसका है, एनआर विदाउट पीई का। अमेजोन भी तो एनआर विदाउट पीई था, लेकिन ये कौन है, ये कोई दूसरी कंपनी है। जैसे इमेजिन कर लो ना, कोई चाइनीज कंपनी वालों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी चाइनीज कंपनी, और वो चाइनीज कंपनी भी ऐसी जिसका इंडिया में कुछ पीवी नहीं है, लेकिन ये कोई चाइनीज प्रोडक्ट है। तो कैसा सोचना चाहिए, प्रोडक्ट भी चाइनीज है और ऐसा चाइनीज प्रोडक्ट जिसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, और अमेजोन भी ऐसा जिसका इंडिया में कोई पी नहीं है। तो दोनों एनआर विदाउट पी चाहिए, तो इक्वल एशल भी आएगा। तो इधर मैं टिक किया हूं, देखो वापस, अरे आएगा मतलब टिक किया है। अब देखना, प्रोडक्ट सी किसका है मालूम है, कोई देसी बंदे का प्रोडक्ट है। मेरा एग्जाम्पल, मैं देसी हूं, अरे मैं तो देसी हूं ना, शीरीष व्यास रेसिडेंट कोचिंग क्लास पढ़ाने वाला टीचर डीटी। तो मेरा क्या प्रोडक्ट हो सकता है, मेरे वीडियो लेक्चर मेरे प्रोडक्ट्स है। मेरी बुक हो सकती है डायरेक्ट एक्सेस बुक्स, तो मेरी बुक्स मेरे वीडियो लेक्चर्स। तो मान लो ये प्रोडक्ट सी वो है, और मेरे प्रोडक्ट अमेजोन के प्लेटफॉर्म से बिक रहे हैं, तो इसमें इक्वलाइजेशन भी नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट सी तो शीरीष व्यास का प्रोडक्ट है। तो शीरीष व्यास का प्रोडक्ट जब बिकेगा तो शीरीष व्यास तो खुद ही टैक्स भर देगा। तो फिर बेचारे अमेजोन को क्यों तकलीफ देवे। अमेजोन बोलेगा वी आर सिंपली फैसिलिटेटर, हम तो शीरीष व्यास को कन्वीनियंस दे रहे हैं। लेकिन जब शीरीष व्यास जो माल बिक रहा है उसका पूरा टैक्स आपको भारत में दे रहा है, तो फिर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आ सकता है। उल्टे का पता है, मेरा अमेजोन के प्लेटफॉर्म से जब माल बिकेगा ना, तो मुझे अमेजोन वाले उसका पैसा देंगे, 194 ओ में टीडीएस काट के देंगे। 194 ओ टीडीएस था मालूम है, अरे 194 ओ पढ़ाया था ना। ये कौन किसको टीडीएस काट के देगा। फील करो, मेरा वीडियो लेक्चर बिक रहा है अमेजोन के प्लेटफॉर्म से, तो वीडियोस तो बच्चे खरीद के गए, बच्चों को जाने, तो बच्चे पढ़ रहे हैं जाने, उसको डिस्टर्ब मत करो, ओके। लेकिन मेरे वीडियो बिके तो उसका मुझे पैसा किससे निकलवाना है, अमेजोन से। अमेजोन को बोलूंगा मेरा वीडियो बिका, उसका पैसा दे दे, तो अमेजोन मुझे पैसा देगी, तो टीडीएस काट के देगी 194 ओ। वैसे भी 194 ओ सीडी वगैरह सीपी में था, और सीडी वगैरह सीपी रेसिडेंट लोग का ही था। तो इधर रेसिडेंट दो मैं, तो मेरा टीडीएस कटेगा, और टीडीएस तो इनकम टैक्स की दुनिया का है, तो इक्वलाइजेशन लेवी में नहीं आएगा। तो देखो ये कट किया है, क्रॉस लिखा है ना। और ये हैशटैग क्यों बना है, बोल क्यों बना है हैशटैग। 194 ओ में टीडीएस आता है, और टीडीएस आता है वो खुद एक प्रूफ है भाई, ये तो इनकम टैक्स में फंस गया, तो इक्वलाइजेशन लेवी में नहीं। सी एक्चुअली मैं ना अलग अलग वेराइटीज बनाऊं, तुम लोग खुद ही क्रिएटिविटीज और क्या वेराइटी बन सकती है। सी ये दोनों तो एनआर विदाउट पी वाले ही ले लिया मैंने। फर्क इतना है, पहला तो अमेजोन मतलब प्लेटफॉर्म भी अमेजोन का है, प्रोडक्ट भी अमेजोन का है। लेकिन दूसरे में क्या है, प्लेटफॉर्म अमेजोन का है, प्रोडक्ट कोई चाइनीज कंपनी का था। ये तीसरा तो कोई मेरे एसओ का प्रोडक्ट था। अब देखना किसका प्रोडक्ट है, एनआर विद पी, मतलब अभी सिंगापुर की कोचिंग क्लास है, सिंगापुर की कोचिंग क्लास है, मतलब है सिंगापुर मतलब एनआर ना, लेकिन उन लोग का कोचिंग सेंटर हैदराबाद में है, फिजिकल सेंटर है जहां बच्चे फेस टू फेस पढ़ने आते, तो इट इज एनआर विद पी। अब वो सिंगापुर की कोचिंग क्लास वाले वीडियो लेक्चर भी लिस्ट कर दिए, कहाँ, अमेजोन पे, तो वो प्रोडक्ट डी हो गया। तो इस पे इक्वलाइजेशन लेवी आएगा कि नहीं, नहीं, क्योंकि सिंगापुर की कोचिंग क्लास वाला जब हैदराबाद में सेंटर खोल के बैठा है, तो इंडिया में अड्डा जमा के बैठा है, तो वो तो इनकम टैक्स भरने ही वाला है, तो ऐसे में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा। उल्टे का मालूम है, इससे नहीं आएगा तो क्रॉस किया देखो उधर, उल्टे का इस पे टीडीएस कटेगा 195 वाला। एक से रुको, इक्वलाइजेशन लेवी क्यों ना बोला,
क्योंकि सिंगापुर की कोचिंग क्लास वाला हैदराबाद में सेंटर खोला, मतलब अड्डा जमाया, और अड्डा जमाया तो इनकम टैक्स आ गया, और जब इनकम टैक्स आता है तो टीडीएस आता है, और एनआर की दुनिया में तो टीडीएस कटता ही है 195 के अंडर। तो ये देखो इधर क्या लिखा है, इधर एक तारा दिख रहा है, फिर वो तारा जमीन पे दिख रहा है, ये रहा। सी तुम लोग नोटिस करना, जिधर मैंने इक्वलाइजेशन लेवी के लिए चौकड़ी मारा है ना, वो टीडीएस में फंस रहा है। टीडीएस इनकम टैक्स की दुनिया है और इक्वलाइजेशन लेवी अलग दुनिया है, दोनों दुनिया साथ में नहीं चल सकती। हाँ, फिर अब देखो ये प्रोडक्ट ठीक है ना, बहुत मजेदार प्रोडक्ट है, ध्यान से सुनना। वही सिंगापुर की कोचिंग क्लास का एग्जांपल लो, कोई सिंगापुर की कोचिंग क्लास है, उन लोग का हैदराबाद में एक प्रॉपर कोचिंग सेंटर है, मतलब वो लोग इंडिया में अड्डा जमा के बैठे। किस चीज का अड्डा जमा है? कोचिंग के धंधे का ना, कोचिंग के धंधे का। लेकिन वो सिंगापुरियन क्लास वाली जो कंपनी है ना, वो लोग अमेजोन में ना कंप्यूटर्स भी बेच रहे हैं। अरे उन लोग का डाइवर्सिफाइड धंधा है। तुम लोग बोले सर वो तो कोचिंग क्लास वाले, हाँ है ना, कोचिंग क्लास वाला जरूर थोड़ी खाली कोचिंग क्लास ही करता है, दूसरा भी तो कर सकता है। तो मेरे एग्जाम्पल में ऐसा मान लो कि सिंगापुर की कोचिंग क्लास वाला हैदराबाद में जो सेंटर खोला है वो कोचिंग सेंटर है। क्या है? कोचिंग। लेकिन उन लोग का एक और लाइन ऑफ बिजनेस है कंप्यूटर्स बेचना, और वो कंप्यूटर के लिए इंडिया में उनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, और उनके कंप्यूटर्स अमेजोन के प्लेटफॉर्म से बिक रहे हैं। तो बोलने वाले तो क्या बोलेंगे, ये कंप्यूटर किसके? वो सिंगापुर वाले क्लास जिसका इंडिया में पीई है। लेकिन कंप्यूटर इज रिलेटेड टू पीई क्या अनरिलेटेड प्रोडक्ट? अनरिलेटेड। तो इक्वलाइजेशन लेवी आ जाएगा। ये दो सी, इधर में एनआर विथ पी क्यों लिया है? क्योंकि सिंगापुर की कोचिंग क्लास वाले का हैदराबाद में अगर कोचिंग का सेंटर है तो बोलने में तो क्या आएगा, दे आर एनआर विथ पी। बट ये प्रोडक्ट ही क्या है? इज इट कोचिंग बिजनेस प्रोडक्ट के अनरिलेटेड प्रोडक्ट? सी पेन ड्राइव, वीडियो लेक्चर, गूगल ड्राइव लेक्चर होता ना तो कोचिंग क्लास रिलेटेड प्रोडक्ट हो जाता। लेकिन मैं कब से क्या बोल रहा हूं, वो सिंगापुरियन कंपनी कंप्यूटर्स भी बेचती है, और कंप्यूटर के धंधे का उन लोग का इंडिया में पी नहीं है। तो फिर पी किसका था? कोचिंग बिजनेस का। तो कोचिंग बिजनेस के लिए कंप्यूटर इज रिलेटेड क्या अनरिलेटेड प्रोडक्ट? अनरिलेटेड। तो अनरिलेटेड मतलब फिर इनकम टैक्स से तो बच गए ना। सी वो सिंगापुर वालों को कोचिंग के धंधे का इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा, कंप्यूटर के धंधे का क्यों भरे? क्यों कंप्यूटर के धंधे के लिए तो वो लोग बोले हमारा इंडिया में पी नहीं है, तो इनकम टैक्स से बच गए, लेकिन इक्वलाइजेशन लेवी में फंस जाएंगे। इधर देखो मैंने टिक किया हुआ है। अरे मैंने सब वैरायटी कवर कर दी ना, और सी अपने मन से जबरदस्ती नहीं क्रिएट किया हो। यही सब चीज स्टडी मटेरियल में इतना सारा कंफ्यूजन करके दिया है ना, तो मैंने उसको ड्राइंग में ही प्लॉट कर दिया। और पता है मैंने इधर जो बॉक्स बनाया ना, इधर मैं क्या चाहता हूँ बच्चे ऐसा फील करो वेबसाइट है। अरे अपने मोबाइल में भी अमेजोन का साइट खोलते हैं तो मोबाइल में मोबाइल दिखता है ना, तो ये मोबाइल है तेरा ये, और इसमें लाइन्स ऐसा प्रोडक्ट दिख रहे अपने को, तो कौन से प्रोडक्ट का आएगा कौन से प्रोडक्ट का नहीं आएगा बस याद कर लो। और सी मैंने कितनी भी वेरिएशन बता दी, मेरी एंड तक एक थीम क्या थी, इनकम टैक्स आ गया ना तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा, इनकम टैक्स से फ्री होना चाहिए। और इनकम टैक्स से फ्री कब होगा? जब जिसका प्लेटफॉर्म है वो भी एनआर विदाउट पी, और जिसका प्रोडक्ट है वो भी एनआर विदाउट पी। और अगर एनआर विद पी है भी तो प्रोडक्ट अनरिलेटेड होना चाहिए। ये सिंगापुरियन कोचिंग क्लास का प्रोडक्ट है, लेकिन वो कोचिंग बिजनेस वाला प्रोडक्ट नहीं है, अनरिलेटेड प्रोडक्ट है। तो फिर इनकम टैक्स से बच गया ना, और इनकम टैक्स से बचा तो इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। एक सेकेंड, वो जो फर्स्ट इक्वलाइजेशन लेवी था ना, कौन सा? गूगल वाला, विच वॉज टारगेटिंग ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, वो मैंने क्या बोला टीडीएस की तरह ऑपरेट होता है। लेकिन ये टीडीएस की तरह ऑपरेट नहीं होगा। क्यों मालूम है? क्योंकि इसको अगर टीडीएस की तरह ऑपरेट करवाना है तो सोच क्या हो जाएगा, थोड़ा खुद इमेजिन करो। अरे टीडीएस मालूम है ना कौन काटता है? पे करने वाला।
तो सी इधर कमाई किसकी हो रही है? अमेजोन की। तो ये तो रिसीवर हो गया, कमाने वाला तो रिसीवर होता है, लेकिन उसको कमाई कस्टमर्स से मिल रही है। इंडिया के जो कस्टमर जो शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने वाले पे करते हैं ना, और टीडीएस तो पेयर काटता है। तो सोचो अगर इसको टीडीएस की तरह ऑपरेट करवाना है तो किसको काटना पड़े? कस्टमर्स लोग को। अरे ये पेयर लोग है। मतलब सोचो अगर मैं अमेजोन से शॉपिंग करूं तो एक तरह से मैं अमेजोन वालों को पेमेंट कर रहा हूं और मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा तो नहीं करने का शॉपिंग। अरे कस्टमर तो आम जनता है, और टीडीएस के कॉम्प्लायंसेस में आम जनता को हम लोग उलझा नहीं सकते, क्योंकि टीडीएस इतना सरल है कि टेढ़ा है, टेढ़ा है। काटो, काट के अगले महीने की 7 तारीख को जमा करो, फिर रिटर्न्स फाइल करो, कितनी कॉम्प्लायंसेस है। एंड दैट कॉम्प्लायंसेस गवर्नमेंट कैन नॉट पुट ऑन दिस कस्टमर हु डू शॉपिंग फ्रॉम अमेजोन प्लेटफॉर्म, बिकॉज दे आर जनरल पब्लिक। इसलिए ये टीडीएस की तरह ऑपरेट नहीं होगा। तो फिर भरेगा कौन इक्वलाइजेशन लेवी? अमेजोन को ही भरना पड़ेगा। और ये 6% नहीं है, 2% है। कितना है? 2%। और कौन भरेगा? अमेजोन। लेकिन सी, अमेजोन को एक प्रोटेक्शन मिला है, एक प्रोटेक्शन है। अरे अमेजोन को तो टेंशन ही चल रहा है ना यार। अरे क्या टेंशन चल रहा है? उनको 2% लेवी भरना पड़ेगा, तो अमेजोन का खर्चा बढ़ गया। लेकिन एक शर्त है, अगर अमेजोन ने 2 करोड़ से कम का ट्रांजेक्शन्स किया ना देसी कस्टमरों के साथ तो नहीं लगेगा। ओनली व्हेन अमेजोन के प्लेटफॉर्म से इंडियन कस्टमर लोगों ने 2 करोड़ और मोर का शॉपिंग किया है। ये देखो इधर लिखा है, देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करोड़ की सेल्स होनी चाहिए। तुम देखो मैंने इधर क्यों लिखा है, ये देखो प्लीज देखो ना, अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे ये जो माल बिका है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो सेल हुई है और ये वाली जो सेल हुई है, मैंने किसको सिलेक्ट किया? टिक वालों को। इन सेल का एग्रीगेट टोटल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करोड़ इन द ईयर। पूरे साल का टोटल सेल्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करोड़। और कैसी सेल? प्रोडक्ट ए जिसको टिक किया था, प्रोडक्ट बी जिसको भी टिक किया था, प्रोडक्ट ई जिसको टिक किया था, ऐसे प्रोडक्ट की जो बिक्री हुई है। सी अमेजोन की तो ऐसे 1000 करोड़ की बिक्री हुई होगी, लेकिन अपने को कौन सी सेल्स को टारगेट करना है? मेरे एग्जाम्पल में ये वाला, ये वाला और ये वाला, और वो भी किसको बेचा हुआ? देसी कस्टमर को बेचा हुआ। और अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करोड़, तो ही इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। और आएगा मतलब अमेजोन खुद ही भर देगा। एट व्हाट रेट? 2% ऑफ द सेल्स अमाउंट। ओके, तो बस एक पेज के अंदर सब आ गया ना। यस, सी लुक हियर, उसका डाउट क्या? देखो सर, ये बोलने में तो अमेजोन भर रहा है, बोलने में तो कौन भर रहा है? अमेजोन। लेकिन अमेजोन भी शाना है, उसको जो 2% का खर्चा लग रहा है ना उसका, वो बर्डन शिफ्ट कर देगा। अरे मतलब जिनके भी प्रोडक्ट लिस्टेड है ना, सी अमेजोन को कमाई क्या होता है? कमीशन होता है ना, तो कमीशन ज़्यादा चार्ज कर देगा। मतलब वो 2% का बर्डन खुद थोड़ी झेलने वाला है, वो किसको पास ऑन कर देगा? जिसके भी प्रोडक्ट, जैसे मैंने बोला प्रोडक्ट भी कोई चाइनीज कंपनी का प्रोडक्ट है, तो चाइनीज कंपनी को अमेजोन क्या, ये चाइनीज कंपनी, ये चीनी मिनी, तेरा माल बिकवाया ना तो तेरे को कमीशन देना पड़ेगा, और थोड़ा ज़्यादा ही कमीशन लेगा, क्योंकि वो 2% खुद थोड़ी सहन करेगा, वो बर्डन शिफ्ट कर देगा। और ये तो सबको पता है, भारत सरकार को भी पता है। लेकिन भारत अभी जिन जिन के प्रोडक्ट है उनसे थोड़ी निपटने बैठी है, क्योंकि अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे तो लाखों प्रोडक्ट होंगे। जो जिनका प्रोडक्ट है उसके पीछे तो गवर्नमेंट नहीं पड़ सकती ना। अमेजोन एक सिंगल पॉइंट है, सीधा अमेजोन को पकड़ लो कि तू भारत सरकार को 2% दे देना अमेजोन, हाँ बाद में तू
ये बर्डन दूसरों पे शिफ्ट करो, तुम्हारी लुकआउट है। और इंडियन गवर्नमेंट को तो क्या है, अपना जो गवर्नमेंट को मिलना वो तो मिल गया ना। इन शॉर्ट उसका डाउट यही था कि सर ऐसा थोड़ी कि अमेजोन बेचारी खुद सफर करती होगी, नहीं सफर करती है। अमेजोन को 2% लगा ना तो कैसे भी वो बर्डन शिफ्ट कर देती है। अमेजोन जब ये प्रोडक्ट वालों से कमीशन लेती है, कमीशन ज़्यादा ले लेगी। पर ठीक है, वो सब अंदर की बात है। ऑफिशियली क्या बोलना चाहिए, भारत सरकार को अमेजोन पैसा दे रही है। अब वो आपस में बर्डन शिफ्ट कैसे करती है वो उनकी प्रॉब्लम है। ओके, ये हो गया। अब सुनो, ये इक्वलाइजेशन लेवी पार्ट 2 है ना, अभी भी चल रहा है। ये सेकेंड वाला जो इक्वलाइजेशन लेवी है ना, ये मोटा मोटी खत्म हो गया है इसमें, लेकिन इसमें एक और वेराइटी है। सी फाइनली क्या होगा, देखो बच्चों को ऐसा पढ़ना पड़ेगा, इक्वलाइजेशन लेवी पार्ट 1, इक्वलाइजेशन लेवी पार्ट 2, और पार्ट 2 में भी 2 खांचे हैं। मेन यही है, लेकिन एक और चीज है। तो माइंड में चार्ट कैसा बनेगा, इक्वलाइजेशन लेवी पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 सर ने गूगल का एग्जांपल लेके 6% पढ़ाया। पार्ट 2 वाला जो अभी सर ने पढ़ाया उसमें भी 2 वेरिएशन है। मेन तो यही है, एक और वेरिएशन आएगा जिसका नाम भी इक्वलाइजेशन लेवी पार्ट 2 ही है। वो भी 2020 के बजट में ही आया था। लुक वो क्या है, देखो स्लाइड चेंज हो रहा भैया। लुक, वो जो नया वेरिएशन बता रहा हूं ना, उसके लिए तुमको ना इक्वलाइजेशन लेवी पार्ट 1 को रिकैप करना पड़ेगा। सबसे पहला वाला इक्वलाइजेशन लेवी जो 2016 में चालू हुआ था वो रिवाइज करो ना। क्यों, अभी मैं जो नई वेरिएशन बता रहा हूँ ना पार्ट 2 में, वो इससे मिलती जुलती है। तो बताओ मैंने क्या बताया था, वो गूगल वाला इक्वलाइजेशन लेवी जो फर्स्ट वाला, उसमें क्या था, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, और एडवर्टीजमेंट करवाने वाला जो पेयर है वो रेसिडेंट पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया या फिर एनआर विथ पी इन इंडिया होना चाहिए। और जिसके प्लेटफॉर्म पे ऐड करवाई है वो एनआर विदाउट पी, गूगल। अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, 6% होता है, था ना ये। अब ये ना एक ड्राइंग कर रहा हूँ, इधर देखो। ये ड्राइंग नीचे जो खुलेगी ना, तुम लोग देखना क्या डिफरेंस लग रहा है, जरा देखो। टेल मी, नीचे वाली ड्राइंग तुमको मोटा मोटी सेम नहीं दिख रही है? पहले मैं सेम चीजें दिखा दो फिर अलग दिखाऊं। ये देखो, ऊपर मैंने क्या है, गूगल में ऐड दी थी ना, अभी मैं फेसबुक में ऐड दे रहा हूँ। बट वो कोई डिफरेंस नहीं है यार, खाली गूगल ही एडवर्टीजमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है, फेसबुक में भी ऐड आती है ना यार। तो ठीक है, उसको तुम डिफरेंस मत समझो, है दोनों एनआर विदाउट पी, ये सेम चीज ही दिखी है। हाँ ठीक है, गूगल वॉज अ डिफरेंट एग्जाम्पल, फेसबुक डिफरेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्यों चेंज करो, ताकि बच्चों से कम्युनिकेट कर पाओ। बाकी डिफरेंस मत गिनना इसको, ये भी एनआर विदाउट पी, नीचे भी एनआर विदाउट पी, सेम है। फिर लुक, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट देख, ऑनलाइन सब सेम है। फर्क क्या था, इधर गूगल में एडवर्टीजमेंट करवाने वाला, गूगल को पैसा देने वाला कौन था, रेसिडेंट कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया, और एनआर हैविंग पी, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया ना। नीचे क्या है, एनआर विदाउट पी। अब इसमें भी इक्वलाइजेशन लेवी आएगा, लेकिन पार्ट 2 वाला आएगा। थोड़ा वियर्ड लगे, लेकिन 2 मिनट पेशेंस रखो ना। ऊपर वाले में तो कौन सा इक्वलाइजेशन लेवी है, पार्ट 1। सी पार्ट 1 वाला 6% है, पार्ट 2 वाला 2% है। तो नीचे में ना पार्ट 2 वाला आएगा। पहले डू यू एग्री, नीचे वाले में पार्ट 1 वाला तो आ ही नहीं सकता है, क्यों ये कंडीशन हैम्पर हो रही है। क्योंकि पार्ट 1 इक्वलाइजेशन लेवी में पेयर कौन होना चाहिए बोल, रेसिडेंट या एनआर विद पी, लेकिन इधर क्या है, एनआर विदाउट पी। तो सुनो, एग्जाम्पल से बात करूँ 2 मिनट में समझ जाएगा। प्लीज सुनो ध्यान से, ये एग्जाम्पल ही मजेदार है। लुक, ऐसा इमेजिन करो, यूएस में ना कोई एफएम का प्रोफेसर है, एफएम सब्जेक्ट है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ऐसे इमेजिन करो, यूएस का है ना बहुत फेमस प्रोफेसर है। ओके, अब है ना वो इंडिया में बहुत पॉपुलर होते आ रहा है। मतलब हर कोई इंडिया का बच्चा जो सीए कर रहा है, उसको एफएम है ना
वो यूएस के प्रोफेसर से पढ़ना है, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स वगैरह इतना जोरदार पढ़ा था, बहुत पॉपुलर हो गया है। अब है ना यूएस के प्रोफेसर को पता चल गया कि मैं धीरे धीरे इंडिया में फेमस हो रहा हूँ, तो उसने ना इंडिया में सेंटर नहीं खोला, इंडिया में सेंटर नहीं खोला, क्योंकि सी मुझे उसको कैसा बनाना है, एनआर विदाउट पी। तो ये देखो बंदा कौन है, यूएस प्रोफेसर जो एफएम पढ़ाता है, और उसने इंडिया में सेंटर नहीं खोला, क्योंकि सेंटर खोल दिया तो एनआर विद पी हो गया ना। लेकिन ऐसे अज्यूम करो उसने यूएस का प्रोफेसर है, इंडिया में कोई कोचिंग सेंटर खोला नहीं है, लेकिन उसको पता चला यार मैं इंडिया के स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर हो रहा हूँ, तो उसने क्या किया, उन्होंने फेसबुक में अपने न्यू बैचेस अनाउंस करने की ऐड दी थी। फेसबुक में किधर ऐड दी थी, फेसबुक में क्या दी थी, एडवर्टीजमेंट। और पता है वो फेसबुक वालों को क्या बोला, ये ऐड है ना इंडियन ऑडियंस को ही दिखना चाहिए। यूएस के प्रोफेसर ने फेसबुक में ऐड दी है, लेकिन फेसबुक को इंस्ट्रक्शन क्या दिया कि मेरी एडवर्टीजमेंट है ना इंडियन स्टूडेंट्स को ही दिखनी चाहिए। पता है हम लोग ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, पॉसिबल है। आज तुम लोग फेसबुक को बोलोगे ना कि मुझे ऐड देनी है और मेरी एडवर्टीजमेंट खाली इन्हीं को दिखनी चाहिए, तो टारगेट करना पॉसिबल है। तो पता है उस यूएस के टीचर ने क्या किया, एडवर्टीजमेंट दी, लेकिन टारगेट किसको किया, इंडियन स्टूडेंट्स। ये देखो पढ़ो क्या लिखा है, टारगेटिंग इंडियन कस्टमर। तब इंडियन गवर्नमेंट की जान चल रही है अभी कि हमारे इंडियन कस्टमर को टारगेट कर रहा है, मतलब तू इंडिया के पीछे लगा हुआ है कमाने के लिए। तो इसमें भी इक्वलाइजेशन लेवी आता है। सी सुनने में क्या लगता है, इट्स अ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू बाहर के लोग, फेसबुक भी बाहर का, यूएस का टीचर भी बाहर का। यूएस का टीचर भी क्या बोलेगा, मेरा इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, मैंने इंडिया में कोई सेंटर भी नहीं खोला है। और फेसबुक भी बोलेगी हमारे इंडिया में कोई सेंटर नहीं है। तो इट लुक्स लाइक एन ऑफशोर ट्रांजेक्शन। ये क्या समझता है ऑफशोर, ऑफशोर मतलब फॉरेन टेरिटरी में हो रहा है सब। यूएस का टीचर भी यूएस का, फेसबुक भी बाहर का है, तो उनके बीच का ट्रांजेक्शन लग रहा है। तो ऐसे इंडियन गवर्नमेंट को मुंह नहीं मारना चाहिए, लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट मुंह मारेगी, क्यों इंडियन गवर्नमेंट को पता चला वो शाना यूएस का टीचर इंडियन स्टूडेंट्स को टारगेट करने की ऐड करवाए, तो उसमें इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। इनकम टैक्स तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू कमा कौन रहा है, फेसबुक। सी वो यूएस के टीचर ने तो एडवर्टीजमेंट पे पैसे उड़ाए, खर्चा किया बेचारे ने, कमाई किसकी हुई, फेसबुक को एडवर्टीजमेंट का पैसा मिला है। लेकिन फेसबुक को इनकम टैक्स में तो ले ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो एनआर विदाउट भी है। और चूंकि वो यूएस का टीचर भी एनआर विदाउट भी, हम लोग पार्ट 1 वाला भी, अरे पार्ट 1 वाला मतलब ऐसा वाला ऊपर वाला भी नहीं लेवी कर सकते, कि ऊपर वाला जो गूगल वाला इक्वलाइजेशन लेवी था ना, उसमें शर्त क्या थी, एडवर्टीजमेंट करवाने वाला जो बंदा है वो रेसिडेंट या एनआर विद पी होना चाहिए। लेकिन यूएस का टीचर तो विदाउट पी है। तो ये आइडिया है ना 2020 के बजट में आई थी। तो इन लोगों ने क्या बोला, वो यूएस के टीचर, तू भले यूएस का होगा, तू फेसबुक में ऐड दे रहा है, वो भी बाहर के लोग होंगे, लेकिन तुमने टारगेट किसको किया है, इंडियन कस्टमर। और पता चलता है अपने को फेसबुक, अरे मैं भी वैसा ही करता हूँ, मैं अपनी फेसबुक में ऐड देता हूँ ना, तो मैं कैसे टारगेट करता हूँ, 18 से 25 की एज ग्रुप वाले बच्चे हैं ना, उनको ही मेरी ऐड देखने। बुढ़े बुढ़े लोग को ऐड देखे क्या फायदा है, और मतलब अपने एज के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हैं, लोकेशन के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हैं, वो टारगेटिंग करना पॉसिबल है। हाँ, तो ये बंदे ने एज के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से टारगेट किया है, इंडियन स्टूडेंट्स। और फिर वो फेसबुक में ना जो भी इंडिया का बच्चा है फेसबुक खोलेगा ना, वो यूएस के टीचर का अपकमिंग बैचेस, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स सब अनाउंसमेंट्स आ रही है। लेकिन सुनो, ये कौन से इक्वलाइजेशन लेवल में आएगा, पार्ट 1 के पार्ट 2, पार्ट 2। लेकिन सी इसमें एक और चीज़ है, वो यूएस का प्रोफेसर, सुनो, फेसबुक को क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे को ऐड नहीं करवानी है, मुझे जितने भी इंडिया के फेसबुक यूजर्स है ना,
उसका डेटा चाहिए। अरे नया एग्जाम्पल आ गया, यूएस का टीचर फेसबुक में ऐड देगा तो मैंने पढ़ा दिया ना, बात खत्म होगी। वो अब नई बात कर रहा हूं। यूएस का टीचर फेसबुक को क्या बोला, ए फेसबुक, ओ फेसबुक मेरे को ऐड नहीं करवानी, लेकिन फेसबुक में जो भी इंडियन स्टूडेंट्स का फेसबुक अकाउंट है उसका डेटा चाहिए, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और फेसबुक के पास वो सब डेटा पड़ा है। आज फेसबुक को पता है शीरीष व्यास का ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ पता है, तो वो लोग तो डेटा दे देंगे। डेटा बेच के कमा रहा है। कौन डेटा बेचा? फेसबुक। और इसने डेटा के लिए पैसा दिया है, देखो सेल ऑफ डेटा। बट डेटा भी कैसा? इंडियन कस्टमर का डेटा। अरे मतलब ये भी कवर किया इधर, ये पार्ट 1 वाले में नहीं कवर किया था ना, लेकिन पार्ट 2 वाला ये जो है ना, इसमें तो क्या बोला है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट हो कि सेल ऑफ डेटा हो, अगर वो इंडियन कस्टमर को पर्टेन कर रहा है, एडवर्टीजमेंट है तो टारगेट शुड बी इंडियन कस्टमर, डेटा है तो डेटा शुड बी ऑफ इंडियन कस्टमर। ऐसा ट्रांजैक्शन 2 एनआरओ के बीच में भी हुआ है, 2 एनआरओ के बीच में, जिनका इंडिया में कोई पी नहीं भी होगा तो भी इंडियन डेटा जा रहा है ना, तो इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। एनीवे ये सब चीजें बंद हो गई बाय द वे। कब से? 1 अगस्त से। लेकिन 1 अगस्त के पहले तो एप्लीकेबल था ना। और सी, ये पार्ट 2 वाला इक्वलाइजेशन लेवी है ना, और मैंने कहा पार्ट 2 वाला टीडीएस की तरह ऑपरेट होता है कि नॉट लाइक टीडीएस? अरे बताया था ना मैंने, इधर अमेजोन को ही खुद को भरना पड़ेगा। तो ये जो फेसबुक वाला वेरिएशन बता रहा हूं, ये भी पार्ट 2 वाले का ही वेरिएशन है ना। तो ये देखो कौन भरेगा? फेसबुक को भरना पड़ेगा। मतलब सुनो, जैसे फेसबुक में वो यूएस का प्रोफेसर है, वैसे कितने लोगों ने ना फेसबुक में ऐड दी होगी, क्या बोल के, वी वॉन्ट टू टारगेट इंडियन ऑडियंस। जैसे एक और एग्जांपल, लंदन का कोई है ना कपड़े बेचने वाला है, वो इंडियन कस्टमर को टारगेट कर रहा है, कपड़े बेचने वाला। और लंदन का जो कपड़ा बेचने वाला है ना, उसका इंडिया में कोई पी नहीं है। अरे जैसे यूएस के टीचर का नहीं था ना, टीचर तो टीचिंग कर रहा है, अभी कोई कपड़ा बेचने वाला भी है, उसने भी फेसबुक में ऐड दी है, क्या बोल के, वी वांट टू टारगेट इंडियन ऑडियंस। अरे तो ऐसे फेसबुक में तो बहुत सारे कस्टमर आए होंगे, क्या बोल के, वी वांट टू टारगेट इंडियन ऑडियंस। तो उन सब का एग्रीगेट 2 करोड़ और मोर होना चाहिए। ये देखो इधर, देख जरा मैं क्या कर रहा हूं। जैसे अपना यूएस का टीचर था ना, वैसा बहुत सारे फेसबुक के कस्टमर होंगे। एक तो यूएस का टीचर तो एक था, फिर ये देखो क्या लिखा है, एनआर विदाउट पी जैसे यूएस के टीचर जैसे लोग, और भी कई सारे लोग हुए जिन लोग ने फेसबुक को रिक्वेस्ट किया होगा कि एक ऐड इंडियन कस्टमर को टारगेट करने वाली चाहिए हमको। तो ऐसा सब एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 2 करोड़ और मोर। एक्चुअली ये एग्रीगेट पूरे साल का है, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि ये 1 अगस्त से बंद हो गया है, तो अपने खाली 4 ही महीने का एग्रीगेट करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीनों का ही करना पड़ेगा। क्यों, जुलाई ऑनवर्ड जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है ऐसा कुछ इग्नोर करना है। तो 2 करोड़ का थ्रेशोल्ड एनुअल होते हुए भी स्टूडेंट के लिए 4 महीने का है, क्योंकि जुलाई के बाद अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ भी होगा तो 2 करोड़ में शामिल मत करना। ऑल्दो इट इज 2 करोड़ फॉर द होल ईयर, बट दिस इक्वलाइजेशन लेवी विच आई एम टीचिंग राइट नाउ, इट्स नॉट एप्लीकेबल थ्रू आउट द ईयर ना, इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर अप्रैल, मई, जून, जुलाई। कि 1 अगस्त से तो डीएक्टिवेट हो गया है। एक सेकंड, तुम लोग नोटिस कर रहे हो, ये जो सेकेंड वाला इक्वलाइजेशन लेवी है ना, ये एक जन टू एक जन चल रहा है कि बहुत जन टू एक जन? समझो क्या बोला। सी, पार्ट 1 वाला इक्वलाइजेशन लेवी था ना, एक जन टू एक जन 1 लाख से ज्यादा हुआ, एक जन टू एक जन, जैसे प्राइम विजन टू गूगल मोर देन 1 लाख होना चाहिए।
या फिर प्राइम विजन टू इंस्टाग्राम, मतलब एक जन टू एक जन मोर देन 1 लाख होना चाहिए। लेकिन दूसरा वाला इक्वलाइजेशन में क्या है, बहुत जन टू एक जन। बहुत जन कैसे, मैंने बोला फेसबुक में ऐड देने वाले यूएस जैसा टीचर है, वैसे बहुत लोगों ने दिया होगा। तो बहुत जन टू फेसबुक वाला जन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करोड़। इधर भी वैसा ही था, देख अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग करने वाले भारत की करोड़ों जनता होगी, तो उन करोड़ों जनता और एक तरफ अमेजोन, समझ रहे हो, मैं पार्टीज बता रहा हूं। तो पार्ट 1 इक्वलाइजेशन लेवी क्या, वो टीडीएस के तरह ऑपरेट हो रहा था ना। तो फ्रॉम एक जन टू दूसरा जन 1 लाख से ऊपर है तो टीडीएस की तरह काम करेगा 6%। लेकिन दूसरे वाले में क्या है, एक जन टू एक जन के बहुत जन टू एक जन, बहुत जन मतलब बहुत सारे इंडियन कस्टमर टू अमेजोन, या फिर फेसबुक में भी बहुत सारे एनआर विदाउट पीस टू फेसबुक टारगेटिंग इंडियन ऑडियंस। इससे तो देखो मैंने इधर इतना सारा एरो क्यों बनाया है, कि 2 करोड़ की गिनती में खाली यूएस के टीचर का ही ऐड नहीं देखना है। ऐसे बहुत सारे एनआर लोग होंगे जिन लोग ने फेसबुक में ऐड दी होगी टारगेटिंग इंडियन कस्टमर, तो वो सब का टोटल 2 करोड़ और मोर चाहिए। ओके सी, ये सब चीजें ना हिंदी में लिख ही देना अपने बुक में। पार्ट 1 वाले इक्वलाइजेशन में क्या लिखना चाहिए, फ्रॉम एक जन टू एक जन पूरे साल का 1 लाख के ऊपर हुआ तो। और पार्ट 2 में क्या लिखना चाहिए, फ्रॉम एक जन टू एक जन के फ्रॉम बहुत जन टू एक जन, फ्रॉम बहुत जन टू एक जन पूरे साल का ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करोड़। खैर पूरे साल का अपन देखेंगे नहीं, अप्रैल से जुलाई तक का। सी, इसका एक समरी देखना है, ये देखो सब कुछ आ गया एक पेज पे, सब एक पेज पे आ गया। ये जो बोला था पर पर्सन, एक जन टू एक जन, और ये ओवरऑल देखते हैं बहुत जन टू एक जन। सी, ये देखो ना, मैं लाइन जो खींची है ना, ये देखो लाइन के ऊपर वाला क्या है, पार्ट 1 वाला है, लाइन के नीचे वाला पार्ट 2, उसमें भी 2 वेरिएंट्स है। अरे अभी कुछ नया नहीं दिख रहा है, खाली ड्राइंग अलग दिखे, डर मत जाना, थोड़ा रिपीटेशन ही होगा। लेकिन लेट इट भी, एक पेज अगर जब तो पेज ही नहीं समझा तो क्या फायदा, तो रिपीटेशन ही हो रहा है। तो एक बार फटाफट देख लो, गूगल वाले में क्या था, पेयर कौन होना चाहिए, रेसिडेंट कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया और एनआर विद पी इन इंडिया। ओके, फिर इधर पेयर क्या था, अपना अमेजोन वाले एग्जांपल में इंडियन कस्टमर्स वर द पेयर, और इंडियन कस्टमर मतलब रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, और अगर एनआर है तो यूजिंग आईपी एड्रेस ऑफ इंडिया। और एक फेसबुक वाले वेरिएंट में क्या था, एनआर विदाउट पी। और मैंने सब पेयर का एक साथ में बता दिया। कुल मिला के बच्चे ना 3 चीज पढ़े, 1 2 3। फेसबुक वाली तो एक अलग वेराइटी खुल के आ गए ना, ऐसे 2 इक्वलाइजेशन लेवल, लेकिन अपने वेराइटीज तो 3 पढ़ लिए। तो सब में पेयर कौन होना चाहिए दिख गया। फिर सबका ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए, पार्ट 1 वाला तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट था। फिर मैंने अमेजोन का एग्जांपल लिया, उसमें तो कोई भी गुड्स एंड सर्विस हो सकता है। फिर फेसबुक वाले में क्या था, या तो एडवर्टीजमेंट या डेटा, फेसबुक से डेटा खरीदा था, याद है। फिर रिसीवर कौन है, हाँ ये एक कॉमन चीज है, मतलब जिसकी कमाई हो रही है, जिसकी रोकड़ी हो रही है, वो कौन है, एनआर विदाउट पी। ये तो थ्रू आउट कायम रहा है। और इसका 6% मैंने ये कोने पे क्यों लिखा हूं मैं, पेयर काटेगा तो पेयर की तरफ 6% लिखा है। और ये वाला 2% मैंने कहा लिखा, देखना जो कमा रहे उसकी तरफ लिखा, क्योंकि रिसीवर को ही भरना पड़ेगा। अरे बहुत थॉटफुली ड्राइंग की है। और इधर एक जन टू एक जन, पर्सन पर्सन, और इधर सब जन टू एक जन। एक सेकंड, कुछ चीज बची है, ये डिस्टिंक्शन बिटवीन देखो, इसमें सब तो रिपीटेड नहीं होगा, कुछ नया पॉइंट आने वाला है। ये देखो स्टार्टिंग में तो रिपीटिशन लगेगा, लुक हियर। फर्स्ट वाला इक्वलाइजेशन लेवी कब आया था, 16-17 से चालू हुआ था। सेकंड वाला 2021 से चालू हुआ था। फिर ये देखो, ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए आया था। फिर दूसरा वाला था वो ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब ये सब चीज के लिए आ गया।
2020 के बजट में आया था ना, उसमें सब आ गया। ओके, तो इधर ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इधर प्योर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट था। फिर और डिस्टिंक्शन बताओ ना, इधर 1 लाख का थ्रेशोल्ड था, इधर 2 करोड़ और मोर, ग्रेटर इक्वल टू साइन भी है। और वो भी मैंने बोला इधर 1 जन टू 1 जन, इधर बहुत जन टू 1 जन। फिर और बताओ क्या आएगा, ये 6% था, ये 2% है ना। फिर और देखो क्या आएगा, यहाँ पे करने वाला टीडीएस की तरह काट काट के देगा, और इधर रिसीवर हैज टू पे। अब बताओ नया पॉइंट आएगा, इधर टीडीएस की तरह काट के देना है, लेकिन कब देना है, अगले महीने की काट के अगले महीने के साथ था ना, अगले महीने के साथ, लेकिन ये क्वार्टरली बेसिस पे भरना होता है। ये देखो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ नहीं, 7th ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब सी, ये देखो, लुक हियर, अमेजोन का एग्जांपल देखना। अपने साल का पहला क्वार्टर कौन सा है, अप्रैल मई जून। तो पता है अमेजोन को क्या करना, देखो ना, अमेजोन के प्लेटफॉर्म से इंडिया के कस्टमरों ने जितना भी माल खरीदा है, वो भी कैसा वाला प्रोडक्ट, ऐसा वाला प्रोडक्ट, ऐसा वाला प्रोडक्ट, ऐसा वाला प्रोडक्ट, ये अप्रैल मई जून में मान लो 7 करोड़ की सेल हो गई थी। ये एक पहले क्वार्टर का हिसाब है, 7 करोड़। तो वो 7 करोड़ का 2% कब जमा करना है, अप्रैल मई जून में तो होने दो सेल। फिर जून के बाद अगला महीना क्या, जुलाई, 7 जुलाई तक भरना है। और मान लो अप्रैल मई जून में सेल कितनी हुई थी, क्या बोला मैंने, 7 करोड़। तो 7 करोड़ का 2% कब तक जमा होना चाहिए, 7 जुलाई तक। अरे इन लोग को महीने महीने हिसाब नहीं करना है। अरे अमेजोन में तो रोज कितनी सेल होती है, महीना महीना करना पड़ा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना, एक क्वार्टर में देखना है। ओके टेल मी, अगर ऐसा होता तो अमेजोन का अप्रैल मई जून यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में 1 करोड़ की सेल हुई थी खाली, कितनी, 1 करोड़ की। तो 1 करोड़ मतलब 2 करोड़ का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ ना, तो फर्स्ट क्वार्टर में इक्वलाइजेशन लेवल 0 आएगा ही नहीं, है ना। फिर सुनना, अप्रैल मई जून के बाद अगला क्वार्टर कब चालू होता है, जुलाई अगस्त सितंबर। लेकिन अपनी एग्जाम में खाली जुलाई काम का है, क्योंकि अगस्त से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है ना ये, तो अपने जुलाई का ही सेल्स देखेंगे। तो एग्जाम्पल मत बोलना, अप्रैल मई जून में कितनी सेल हुई थी, 1 करोड़, तो इक्वलाइजेशन लेवल नहीं आया। फिर जुलाई के महीने में, एक्चुअली नेक्स्ट क्वार्टर तो जुलाई अगस्त सितंबर होता है, बट आई विल सी ओनली जुलाई। जुलाई के महीने में 1 करोड़ 30 लाख की सेल हो गई। तो कितना हो गया, 1 करोड़ 30। पहले क्वार्टर में 1 करोड़ हुआ था, दूसरे क्वार्टर में जो जुलाई महीना उसमें 1 करोड़ 30, तो एग्रीगेट कितना हो गया, 2 करोड़ 30। तो वो 2 करोड़ 30 का 2% भरना पड़ेगा। लेकिन अगर अमेजोन का नसीब हुआ, अप्रैल मई जून में 1 करोड़ हुई थी, फिर बाद में जुलाई बचा ना, उसके बाद तो बंद हो गया, जुलाई में खाली 25 लाख का सेल हुआ था, तो 2 करोड़ हो ही नहीं पाया, बच गए। अरे मैं जुलाई के पीछे क्यों पढ़ा हूं, क्योंकि 1 अगस्त से बंद हो गया। सी, मैं पुराने बैचेस में कैसे पढ़ाता था, सेकेंड क्वार्टर का पूरा देखो, और सेकेंड क्वार्टर में अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया तो उसका 7 अक्टूबर तक जमा करना है। और सी, फर्स्ट क्वार्टर में अगर भर दिया है तो नेक्स्ट क्वार्टर में खाली नेक्स्ट क्वार्टर की सेल का ही आएगा। बट एनीवेज, अपने लिए ये सब ड्यू डेट्स काम का ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि सी, सेकेंड क्वार्टर में तो खाली जुलाई तक ही वो इक्वलाइजेशन लेवी है ना, बाद में तो बंद ही हो गया है। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए ड्यू डेट्स याद रख लो ना। फर्स्ट क्वार्टर का ड्यू डेट क्या था, 7 जुलाई, सेकेंड का 7 अक्टूबर, थर्ड का 7 जैन, फोर्थ क्वार्टर का देखो कैसा था, क्वार्टर ही मार्च में खत्म हो रहा है और भरना मार्च में ही था। क्योंकि लॉ क्या चाहती थी कि इक्वलाइजेशन लेवी उस ईयर में सलट जावे, नेक्स्ट ईयर तक खींचना नहीं है। तो अमेजोन वाले लास्ट क्वार्टर में जो सेल करते हैं ना, उसका 31 मार्च तक ही भरना पड़ता है।
लेकिन ये अभी काम का नहीं अपने, कि अपने एग्जाम में तो अगर जैन फेब मार्च में सेल हुई अमेजोन के प्लेटफॉर्म से, इक्वलाइजेशन लेवी में काउंट ही नहीं होगा। कौन सी सेल काउंट होगी? अप्रैल, मई, जून और जुलाई। और उसमें भी पहले 3 महीनों का इक्वलाइजेशन लेवी एक बार चुका दो, फिर जुलाई महीने का ड्यू डेट कब आएगा? 7 अक्टूबर को भरना पड़ेगा, उतना ही। क्यों? अपने एग्जाम के लिए पार्टली ऑपरेशनल है, पार्टली नॉन ऑपरेशनल है। खत्म, इक्वलाइजेशन लेवी का टॉपिक खत्म हो गया है। अब है ना, इसके कुछ सम्स है जो तुम लोग पहले ट्राई करना, फिर मैं डिस्कस करूंगा। डायरेक्ट करूंगा मजा नहीं है, क्योंकि सम है ना कितने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड देख के समझ आएगा, लेकिन पहले तुम ट्राई करोगे तो अच्छा है। सी कौन सा सम है देखो ना, सभी करना है। कितने समय देखो, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सम है। और सी मैंने क्या किया है, हिंट तो नहीं देना चाहिए, दे दो चलो। मैंने ना पार्ट 1 वाला जो इक्वलाइजेशन लेवी था ना, जो बंद हो गया कि चल रहा है अभी भी, वो चल रहा है ना, उसके मैंने ज्यादा क्वेश्चन रखे हैं। 5 क्वेश्चन मैंने उसी के रखे। खाली छठा क्वेश्चन मैंने ना किसके लिए रखा है मालूम है? वो जो अमेजोन का एग्जाम्पल लेके सीखा था ना पार्ट 2 वाला, उसका मैंने एक ही सम रखा है। पिछले बैच में मैंने थोड़े ज्यादा सम रखे थे, उसके 2-3 और रखे थे, लेकिन ऐसा कुछ वेराइटी नहीं था, एक में सब कवर हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने ज्यादा रखा था। लेकिन इस बार मैंने क्या सोचा, पार्ट 2 वाला इक्वलाइजेशन लेवी तो डिसकंटिन्यू हो गया, और जो चीज डिसकंटिन्यू हो गई ना, एक्चुअली तो बच्चों को टेस्ट भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर पेपर सेटर के अंदर कीड़े होंगे ना ज्यादा, तो बच्चों को टॉर्चर करने के लिए बोले अप्रैल में, जून, जुलाई में तो था ना। अरे था, लेकिन जो चीज फ्यूचर में है ही नहीं, तो बच्चा नॉलेज लेके क्या करेगा उसका? तो एक सेंसिबल पेपर सेटर होगा ना, तो पार्ट 2 वाले इक्वलाइजेशन लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएगा। बट कांट से, इससे मैंने सेफ्टी के लिए पढ़ाया भी तुमको, उसका एक सम भी है क्वेश्चन 6। बट मोस्ट लाइकली पार्ट 1 वाला इक्वलाइजेशन लेवी वो तो कंफर्म आता ही है, क्वेश्चन में आएगा ही, समझ लो। उसके लिए मैंने कितने सम बनाए, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, तो सॉल्व करना है, डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक बार अपना थियरी खत्म हो गया, इसका सम नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ओके।